इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं तहदिल से इस लेक्चर में आप सबका ISIP के जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह की हम्द बयान करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि आज उसने हमें यहाँ इकट्ठे जमा होने की तौफीक दी। कुरान मोमिन की शान है, पहचान है। कुरान पर अमल करने वालों की जिंदगी बड़ी आसान है। दुनिया के फितनों में पड़ा इंसान है। ए मोमिन तू क्यों इतना परेशान है? रब की रहमत बड़ी आलिशान है। कुरान की तिलावत से मजबूत होता सबका ईमान है। दुनिया का सबसे आला शख्स हाफिज कुरान है। प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं दावत देती हूँ हाफिज हसन अब्दुल्ला को कि वो तशरीफ लाएं और कुरान की चंद आयतें समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है। इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें ये बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, मेरा छोटा सा तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम ईमान मोहम्मद है। मैं हैदराबाद इंडिया से ISIP की टास्क फोर्स मेंबर हूँ। मैं तालिब इल्म मास्टर्स इन साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और साथ ही में मैं इस्लामिक साइकोलॉजी सीख रही हूँ IHEPM से उस्ताद सैयद बशीरुद्दीन इमरान और उस्ताद मिर्ज़ा खालिद बेग से, जो ISIP के एडवाइजरी बोर्ड से हैं। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट शादी से पहले की मशावरत है, यानी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग। कमतरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर हो, बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो।
नाजरीन, सेशन शुरू होने से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहला ये कि अपनी माइक्स म्यूट रखें। रिकॉर्डिंग करना या स्क्रीनशॉट्स लेना मना है। हम इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ग्रुप में आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, हमारी टीम आपका सवाल नोट कर लेंगी और आखिर में हमारा सवाल जवाब का सेशन होगा, तब इंशाअल्लाह आपका सवाल प्रोफेसर नवीद इकबाल के सामने पेश करेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी पेश आने वाली खताओं को दरगुजर फरमाएं और हमारा साथ दें। अब आपके सामने आ रही हैं डॉक्टर नूरीन सबा। डॉक्टर नूरीन सिस्टर फरजाना और उस्ताजा नूरैन के साथ इंडिया की टास्क फोर्स फैसिलिटेटर है महाराष्ट्र से। आप अल-बलाग यूके से इस्लामिक काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। आपने अपना बैचलर्स यूनानी तिब में किया है। रहमा फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं, जहां वो ज़हनी और रूहानी तौर पर फ्री में औरतों की इस्लाह करती हैं। डॉक्टर साहिबा दिलचस्पी और फ़िक्र से उम्मत की खैरख़्वाही में लगी हुई हैं। जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया, वो कदम कदम पर बहक गए। मैं दावत देती हूँ कि वो आएँ, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आईएसआईपी का मुख्तसर इंट्रोडक्शन आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर ईमान। आईएसआईपी की तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम आईएसआईपी का थोड़ा सा तारुफ पेश करते हैं। आईएसआईपी एक बैनुल अक़वामी तुलबा की अंजुमन है। इसमें 80 से ज़्यादा ममालिक से लोग जुड़े हुए हैं और इसके मेंबर जो है तकरीबन 180 से ज़्यादा मेंबर हैं इसके। हमारा मकसद इस्लामी इल्म नफ्सियात को पूरी दुनिया में फ़रोग देना, इसके लिए मुफ्त किताबें और मालूमात मुहैया करवाना और तुलबा की रहनुमाई करना है। हमारे फाउंडर हैं जो हमारे अंजुमन के बानी हैं, वो है स्वीडन से सैयद जमालुद्दीन बहरांग मीरी साहब, जो कि एक सर्टिफाइड काउंसलर हैं। कनाडा से हैं उस्तादा फातिमा अहमद। इनका ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन वो कनाडा में फ़िलहाल मुकीम है। फ़िलहाल हमारे 13 व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक्स आपको शेयर की जा रही हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप इन तमाम ही चैनल्स और ग्रुप्स पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट तकमील के मराहिल में है, जिसमें एक फ्री डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी और न्यूज़लेटर और भी चीज़ों का हमारा इरादा है आगे करने का। इसके बाद मैं आपसे तारुफ करवा दूं आज के हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर नवीद इकबाल साहब का। प्रोफेसर नवीद इकबाल जामिया मिलिया इस्लामिया के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में 10 सालों से तालीम दे रहे हैं। इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लिनिकल एंड हेल्थ साइकोलॉजी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर इकबाल आईएसआईपी के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं और 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने पीएचडी के लिए गाइड किया है। इनकी 80 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा तसानीफ हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड इंटरवेंशंस इन हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये जो है काबिले मुबारकबाद है। तो उस्ताद, मैं आपको दावत देती हूँ, प्लीज आज का सेशन शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नूरीन इस अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नवीद इकबाल है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा रहा हूँ पिछले 27 साल से, और लगभग 10 साल से 11 साल से मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ।
जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है इस्लामिक साइकोलॉजी, चैलेंजेस इन इस्लामिक साइकोलॉजी। 2016 में हम लोगों ने इंडियन काउंसिल ऑन इस्लामिक पर्सपेक्टिव टू साइकोलॉजी बनाई थी। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछा गया था वो ये था कि जब मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है तो इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर। अच्छा अच्छा। ये बैकग्राउंड हटा लेंगे आप अपना प्लीज। ओके। सर आप स्लाइड शेयर कीजिए, ये खुद ब खुद हट जाएगा। अच्छा चलिए, मैं शेयर अभी थोड़ी देर में कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नूरीन साहिबा का और ISIP इंडिया का, जिसने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि चैलेंजेस इन इस्लामिक साइकोलॉजी, मुझे उस पर बात करनी है। 2016 में जब हम लोगों ने दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑन इस्लामिक पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी बनाई, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किया गया था मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबकी तरफ से कि जब मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है तो इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है। तो उस नजरिए को जहन में रखते हुए एक मैंने पेपर लिखा था और वो 2021 में ही पब्लिश हुआ था। आर्काइव्स ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन जर्नल का नाम है। तो मेरा जो ज्यादातर डिस्कशन होगा वो उसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होगा। वो आर्टिकल इंग्लिश में है। मैं ये कहता हूं कि अगर हमने मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़ ली, गहराई से पढ़ ली, तो ऑटोमेटिकली हमें महसूस होगा कि इस्लामिक साइकोलॉजी की जरूरत है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमसे अक्सर क्वेश्चन ये किया जाता था, हालांकि अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हो गया। 2016, 17 और 18 तक ये बहुत ज्यादा किया जाता था कि जब मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है और वो बहुत ही इफेक्टिव है, उसका एप्लीकेशन बहुत सारे ब्रांचेस में है, तो इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है। तो उसका आंसर देने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी को आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इस्लामिक साइकोलॉजी की जरूरत है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर हम मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें खुद महसूस हो जाएगा कि इस्लामिक साइकोलॉजी की जरूरत है। तो जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनसे मैं शेयर कर लूं, जब 19th सेंचुरी के आखिर में, जब मैं 19th सेंचुरी कह रहा हूं तो मैं 1879 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूं, उस पीरियड में और अर्ली 20th सेंचुरी में जो ज्यादातर साइकोलॉजी की नॉलेज थी उसका डेवलपमेंट वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्री में हुआ है। और उसके ज्यादातर सब्जेक्ट्स क्या थे? उसके ज्यादातर सब्जेक्ट्स थे वाइट मिडिल क्लास कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। उनसे उनके ऊपर स्टडी कर कर जो फाइंडिंग थी उसको अप्लाई किया गया वर्ल्ड में सब जगह। और उन्होंने एज्यूम किया कि जो भी हम ये फाइंडिंग ले रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव है और साइंटिफिक नॉलेज है, ये वर्ल्ड में हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली साइकोलॉजिस्ट को मालूम चला, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हीं को, कि जो ज्यादातर वेस्ट की थियरियां डेवलप की हुई वो एक पर्टिकुलर कल्चरल कंटेक्स्ट से आ रहे हैं। उससे पहले एक बैकग्राउंड ये थी, फ्रॉइड का एक कंसेप्ट है इडिपस कॉम्प्लेक्स। सो इडिपस कॉम्प्लेक्स को जब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कुछ अफ्रीकन ट्राइबल पीपल पर देखना चाहा तो ये मालूम चला कि वो वहां एप्लीकेबल नहीं। तो शुरू में जिस नॉलेज को माना जाता था वो साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है और वर्ल्ड में हर जगह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुअली ये मालूम चला कि उसके कुछ कंसेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मालूम चला कि ज्यादातर जो थियरीज हैं
वो एक पर्टिकुलर कल्चरल कंटेक्स्ट से आ रही हैं। अब वो कल्चरल कंटेक्स्ट क्या था? वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कल्चर का। तो उनसे वो फाइंडिंग थी। एज ए रिजल्ट वो वर्ल्ड की कुछ सोसाइटीज पे लागू नहीं थी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन महसूस की वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने की, कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, सो कॉल्ड साइंटिफिक साइकोलॉजी है, वो जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है या मीनिंग मेकिंग है या लोगों का जो इंटरेस्ट है रियलिटी समझने में, उसमें ज्यादा। किसी ने हैंड रेज किया है, क्या एक्सीडेंटली हुआ है या कोई क्वेश्चन करना है? काजी वाहिद अली। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद एक्सीडेंटली हुआ है वो। Yes, sir. Might be accidental. जी जी Sorry जी, for the interruption. नो प्रॉब्लम। सो जो सेकंड लिमिटेशन मैंने बताई कि उन्हें महसूस हुआ कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल फैक्टर हैं, मीनिंग मेकिंग है और लोगों का जो इंटरेस्ट है रियलिटी समझने में, वो शामिल नहीं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने बताई, वो बताई कि वेस्टर्न साइकोलॉजी ने, साइंटिफिक साइकोलॉजी ने, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनकी वॉइसेस को इग्नोर किया है। मार्जिनलाइज ग्रुप कौन से थे? फीमेल्स थी, माइनॉरिटीज और दूसरे एथनिक ग्रुप, उनकी वॉइसेस को इग्नोर किया है। और चौथी जो उसकी वजह थी, उन्होंने बताया कि जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच के ऊपर बनी हुई है। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एक थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट दे दूं इसका। ये कहा जाता है कि शुरू में रेनेसा के बाद में, यूरोप में रेनेसा के बाद में फिजिकल साइंसेज स्टार्ट हुई, फिजिकल साइंसेज के बाद में सोशल साइंसेज स्टार्ट हुई। तो जो फिजिकल साइंसेज में साइंस की अप्रोच थी, वही सोशल साइंसेज ने अडॉप्ट की, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। और एजम्पशन क्या थी उनकी? कि सोशल वर्ड भी उसी ढंग में स्टडी किया जा सकता है जिस ढंग में फिजिकल वर्ड को किया जाता है। और उनकी जो एजम्पशन थी, उनकी जो अप्रोच थी, वही साइकोलॉजी में और दूसरे सोशल साइंसेज डिसिप्लिन में लागू की गई। उसको कहा जाता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, उसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। उसमें काफी डेवलपमेंट हुए थे। एक्चुअली जो वो अप्रोच है, थियोरेटिकली तो ये कहते हैं कि हम थियोरेटिकल एग्नोस्टिज्म को एडॉप्ट कर रहे हैं। एग्नोस्टिज्म का मीनिंग ये है कि गॉड है या नहीं है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ये कहते हैं कि हम एक न्यूट्रलिटी, या साइंटिफिक न्यूट्रलिज्म होगा, या नेचुरलिज्म होगा, या एग्नोस्टिसिज्म होगा। लेकिन रियलिटी में जो ये अप्रोच थी, ये मेटेरियलिस्ट अप्रोच के ऊपर थी और इसने स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह इग्नोर किया था। तो ये चार मेन लिमिटेशन वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने ही एक्नॉलेज की, रियलाइज की, और इसको ओवरकम करने के लिए वेस्टर्न साइकोलॉजी में एक माइनॉरिटी व्यूज आए, जिसको इन लिमिटेशन के तहत उसको ओवरकम किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है उसको हम साइंटिफिक साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, और दूसरी जो अप्रोचेज आ रही हैं उसको हम माइनॉरिटी व्यू भी कह सकते हैं और ऑल्टरनेटिव व्यू भी कह सकते हैं। तो इन चार लिमिटेशन के तहत चार डिफरेंट अप्रोचेस वेस्टर्न साइकोलॉजी में ही डेवलप हुई। जैसे मैंने पहली लिमिटेशन बताई थी, जब ये महसूस हुआ कि उसकी कुछ थियरीज या ज्यादातर थियरीज जो है मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी की, वो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कल्चरल कंटेक्स्ट से आ रही है, तो साइकोलॉजी को कल्चरली रेलिवेंट बनाने के लिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी और इंडिजिनस साइकोलॉजी अप्रोच वेस्ट में डेवलप हुई। सेकंड, पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव देने के लिए या कॉन्टेक्चुअल फैक्टर को इंक्लूड करने के लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और इंटरप्रेटिव अप्रोचेस साइकोलॉजी में डेवलप होना शुरू हो गई। और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को वॉइस देने के लिए फेमिनिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, इस तरह की काफी अप्रोच साइकोलॉजी में डेवलप हुई वेस्टर्न साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी को स्पिरिचुअली रेलिवेंट बनाने के लिए ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी और दूसरी रिलीजियस बेस्ड अप्रोचेस डेवलप होना शुरू हो गई, जिन्होंने स्पिरिचुअल या रूहानी जो फैक्टर हैं उसको इंक्लूड करना शुरू किया, और जो ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट है। ट्रांसेंडेंटल का मीनिंग होगा जो पर्सन के बियॉन्ड है। हमारी जो रियलिटी है वो पर्सन तक नहीं है, उसके बियॉन्ड भी है, जो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। हालांकि इसकी चार मेन लिमिटेशन है। जो ये वाली लिमिटेशन है, इसने स्पिरिचुअल फैक्टर को पूरी तरह नजरअंदाज किया, या ट्रांसेंडेंटल जो एस्पेक्ट्स है ह्यूमन बीइंग के, ट्रांसेंडेंटल का मतलब है कि हम दूसरी, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद सिर्फ हम तक नहीं है, कहीं और भी कनेक्टेड है, अल्लाह से, दूसरी फोर्सेस से कनेक्टेड है, मेनली अल्लाह से। तो उसको जो इनकॉर्पोरेट करती हैं कुछ अप्रोच, हालांकि वो अल्लाह या गॉड वर्ड यूज नहीं करते, वो एक वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपर्सनल सेल्फ, और मैं कहता हूं कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड है सोल के लिए। या वो वर्ड यूज करते हैं ट्रांसेंडेंटल फैक्टर,
रफली हम ये कह सकते हैं कि जो अल्लाह का इन्फ्लुएंस है या उसकी चीज है उससे मिलती जुलती वो चीज बात कर रहे हैं, डायरेक्टली नॉट अल्लाह या गॉड। तो जो इस्लामिक साइकोलॉजी है, इट इज वन ऑफ देम, इट इज वन ऑफ द रिलीजियस बेस्ड अप्रोचेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी की बहुत सारी कमी लोगों ने, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने ही बताई है। मैंने सिर्फ 4 को आइडेंटिफाई किया है जो बहुत रेलिवेंट। उस 4 में जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है हमारे नजरिए से इस्लामिक साइकोलॉजी के, वो ये है कि उनकी अप्रोच, जो साइंस की एक अप्रोच है पॉजिटिविज्म या लॉजिकल पॉजिटिविज्म, उसके ऊपर बेस्ड है। ये बेसिकली एथिस्टिक अप्रोच है, ये मटेरियलिस्ट थॉट के ऊपर बेस्ड है। उसी के नतीजे में उसने जो हमारा रूहानी वजूद है या स्पिरिचुअल फैक्टर है उसको पूरी तरह नजरअंदाज किया। तो साइकोलॉजी में कुछ अप्रोचेस ऐसी आ रही हैं जो स्पिरिचुअल नेचर को शामिल कर रहे हैं या उसका जो ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। उसमें ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है और कई रिलीजियस बेस्ड अप्रोचेस, जैसे इंडियन साइकोलॉजी भी है, बुद्धिज्म के ऊपर है, दूसरी चीजों, और इस्लामिक साइकोलॉजी भी वही अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम साइकोलॉजी को स्पिरिचुअली रेलिवेंट बनाना चाहते हैं। क्योंकि अब हम रिलीजन की बात करनी है तो अब हमें ये समझना होगा कि मजहब को या रिलीजन को ट्रेडिशनली साइकोलॉजिस्ट ने कैसे समझा है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ट्रेडिशनली, तो ये महसूस होता है कि उसमें 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था जिसने बहुत ही नेगेटिव व्यू रखा था रिलीजन का, उसमें सिगमंड फ्रॉयड, स्किनर और एलिस, हम ये कह सकते हैं 3 थ्योरिस्ट मेन थे, हालांकि दूसरे लोग भी थे। दूसरा ग्रुप जो उसको पॉजिटिव मानता था वो थे विलियम जेम्स, यूंग, ऑलपोर्ट, एरिक्सन, मैकडूगल और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट। मजे की बात यह है कि जो पॉजिटिव व्यू रखने वाले थे उनकी तादाद ज्यादा थी और नेगेटिव व्यू रखने वालों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ जो जायंट्स हैं या बड़ी फिगर हैं साइकोलॉजी में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनमें से जो ज्यादातर लोग थे वो रिलीजन को थोड़ा पॉजिटिवली महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि रिलीजन का एक रोल है हमारी लाइफ में, मजहब का एक रोल है हमारी लाइफ में। हालांकि जो वो ग्रुप था फ्रॉयड, स्किनर और एलिस वाला, वो उसको बहुत नेगेटिवली डिपिक्ट करता था। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फ्रॉयड और यूंग का अपोजिट व्यू था बिल्कुल रिलीजन के बारे में, कि रिलीजन का हमारी मेंटल हेल्थ या हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है। फ्रॉयड ये कहते थे कि जो मजहबी होते हैं, रिलीजियस होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पुअर होती है। इसका मतलब है कि उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और उसके कई अलग अलग वर्क है जिसने उसको इंडिकेट किया है। तो फ्रॉयड ने मजहबी होने को, रिलीजियस होने को एक तरह से एबनॉर्मलिटी के साथ लिंक किया था। इसका मीनिंग था कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर होती है। यूंग का इंटरेस्टिंगली एक अपोजिट व्यू था। जिन लोगों ने यूंग को पढ़ा है, यूंग ने अपनी राइटिंग में कहा है कि पहला पार्ट ऑफ द लाइफ और सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ का मीनिंग है उसकी राइटिंग में 35 साल की उम्र से कम, और सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ है जिनकी एज जो है वो 35 साल से ज्यादा है। फ्रॉयड ये कहता था कि जो रिलीजियस हैं, जो मजहबी हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांस होते हैं या उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जबकि यूंग ये कहता था कि 35 साल की बाद वाली एज में जिन लोगों ने मजहबी नजरिया नहीं अख्तियार किया है या रिलीजियस आउटलुक नहीं अडॉप्ट किया है, उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होते हैं। फ्रॉयड कहता है जो मजहबी हैं वो उनको एबनॉर्मलिटी है, उनमें थोड़ा सा पागलपन है। जबकि यूंग कहता था कि जो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में रिलीजियस आउटलुक एडॉप्ट नहीं करेंगे उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांस रहेंगे। हालांकि ज्यादातर लोग जो थे, जायंट्स जो थे, वो पॉजिटिव व्यू रखते थे। कुछ ही लोग थे जो जायंट्स थे वो नेगेटिव व्यू रखते थे रिलीजन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है, साइंटिफिक साइकोलॉजी है, वो लगभग 1990 तक मजहब के खिलाफ रही, वो एंटी रिलीजियस रही। हालांकि ये कहा जाता है जो मेन स्ट्रीम साइकेट्री है उसमें और ज्यादा था और उसमें अभी भी एक तरह से नेगेटिव व्यू है रिलीजन के लिए, लेकिन मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। अपने आर्ग्यूमेंट की सपोर्ट में मैं 2 सर्वे कोट करना चाहूंगा। एक सर्वे पब्लिश हुआ था 1991 में, उसका नाम था, जिस नाम से पब्लिश हुआ था, पॉलिटिक्स के नाम से। ये 1980s में इनफैक्ट कंडक्ट किया गया था, 84-86 के बीच में। और ये जो यूएसए के, अमेरिका के जो वो लोग थे एकेडमिशियन थे, उनको ऊपर कंडक्ट किया गया था। जब उनके ऊपर कंडक्ट किया गया तो इंटरेस्टिंगली ये पाया गया कि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो सबसे कम रिलीजियस थे। इस सर्वे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपकी कोई चॉइस है रिलीजन की करंटली, कि आप किसी मजहब को मानते हैं?
तो लगभग 50% साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि उनकी कोई करंट चॉइस नहीं है रिलीजन, जबकि जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 10% ने कहा था कि उनकी कोई चॉइस नहीं है, और साइकोलॉजिस्ट ने कहा 50%। दूसरे सर्वों में ये मालूम चला था कि बाय एंड लार्ज उस पीरियड में 1980s और 90s में एक ट्रेंड था एंटी रिलीजियस होने का। तो जो पढ़े आम पब्लिक थी या जनरल पॉपुलेशन थी, उनमें हायर पावर या रिलीजन का ज्यादा परसेंटेज होती थी, पढ़े लिखे लोगों में कम होती थी, और साइकोलॉजिस्ट में इंटरेस्टिंगली सबसे कम होती थी। हाँ, एक सेपरेट सर्वे में ये पाया गया था कि फिजिसिस्ट जो होते हैं वो सबसे कम रिलीजियस होते हैं। एक और दूसरा सर्वे किया गया था, वो क्लिनिकल जो सर्विस होती है, साइकोथेरेपी होती है, ये इसको जो प्रोवाइड करता ग्रुप, उसके ऊपर कंडक्ट किया गया था, और ये कंडक्ट किया था बर्गिन एंड जेनसन ने 1990 में। और इसमें क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक तो इसमें साइकोथेरेपी प्रोवाइडर ग्रुप था, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिक सोशल वर्कर या साइकेट्रिस्ट, इस तरह के लोगों पर किया गया था। उनसे क्वेश्चन किया गया, क्या मजहब का आपकी जिंदगी में कुछ इन्फ्लुएंस है, कुछ असर है? तो सिर्फ 33% लोगों ने कहा कि हाँ उनका कुछ असर है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, जबकि जनरल पॉपुलेशन में 72% ने कहा कि मजहब का उनकी लाइफ में असर है। तो ये दोनों सर्वे से मालूम होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो थे ट्रेडिशनली वो एंटी रिलीजियस थे, सरप्राइजिंगली। क्वेश्चन अराइज ये करता है कि साइकोलॉजिस्ट ट्रेडिशनली एंटी रिलीजियस क्यों थे? उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए लोगों ने। मेरी नजर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक चीज और मैं भी आपको बता दूं, मैं अपने इस लेक्चर में चैलेंजेस मुझे डिस्कस करने, इस्लामिक साइकोलॉजी डेवलप करने में क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक लिंक बनाना चाहता हूं कि इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है, ताकि हम समझ लें इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में क्या प्रॉब्लम थी, और ट्रेडिशनली रिलीजन को कैसे साइकोलॉजिस्ट ने समझा था और आज की डेट में कैसे समझ रहे हैं, और इस्लामिक साइकोलॉजी करते हुए हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं अभी बाद में करूंगा, ये बैकग्राउंड बताकर। ट्रेडिशनली साइकोलॉजिस्ट एंटी रिलीजियस क्यों थे, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। मेरी नजर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लैश बिटवीन साइंस एंड चर्च, जो कुतुब 1999 ने भी कहा है। ये माना जाता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कि एक तो प्रॉब्लम ये है, जितने भी यूरोपियन है या नॉर्थ अमेरिकन है, जब वो नॉलेज की डेवलपमेंट की बात होती है, वो लगता है यूरोप से शुरू करता है। अगर जिसने एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ी होगी साइकोलॉजी की, अगर आप देखेंगे वही नजर आएगा। शुरू में अर्ली सुपरस्टिशियस व्यू, देन अर्ली ग्रीक व्यू जिसको कहते हैं फिलोसफिकल या साइंटिफिक व्यू, देन डार्क एज या मिडिल एज, और उसके बाद में वो बताते हैं रेनेसा। रेनेसा का मतलब है रीअवेकनिंग। नो डाउट रेनेसा के बाद में ज्यादातर नॉलेज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आ रही है, लेकिन जिसको वो डार्क एज कहते हैं और लगता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज नहीं हुआ था, इनफैक्ट उस टाइम डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज वेस्ट एशिया में था, मुस्लिम सिविलाइजेशन में था, अरब और ये पर्शियन जो सिविलाइजेशन है उनमें था, या मुस्लिम के अंदर था। वो जो डार्क एज है वो जिसको कहते हैं, वो सिर्फ यूरोप के कंटेक्स्ट में थे। मैं सिर्फ एक सेंटेंस कहना चाह रहा हूँ, मैं उनकी कंट्रीब्यूशन पे नहीं जा रहा। उनके रेनेसा में सबसे ज्यादा, उनकी रीअवेकनिंग में सबसे ज्यादा इस्लामिक नॉलेज ने ही कंट्रीब्यूट किया था। ये अलग से कभी मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा पॉइंट से। वो जब भी वो डिस्कस करते रेनेसा के बाद में या रेनेसा के पीरियड में साइंस और चर्च के बीच में क्लैश हुआ। उस क्लैश में फाइनली साइंस जीत गई। उसके बाद में जितने भी रिलीजन थे, हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ चर्च के साथ हुआ था, हर रिलीजन को उन्होंने मान लिया गया कि ये बैकवर्ड है, रिग्रेसिव है और सुपरस्टिशियस है। 3 ये वर्ड यूज करते थे वो। हालांकि ये क्लैश जो है साइंस और चर्च के बीच में यूरोप में हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसा क्लैश कभी साइंस में नहीं हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं हुआ था। मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब इस्लाम अपने राइज पे था और मुस्लिम ज्यादातर कुरान पे फोकस किए हुए थे, कुरान को उसकी सही स्पिरिट में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने हर स्पीयर में डेवलपमेंट किया था, नॉलेज में भी किया था और वर्ल्ड के हर स्पीयर में कंट्रीब्यूट किया था। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये रिलीजन को बैकवर्ड माना गया है, रिग्रेसिव माना गया है, निगेटिवली डिपिक्ट किया गया है, ये उसका रिफ्लेक्शन है उस क्लैश का जो रेनेसा के पीरियड में, रीअवेकनिंग वाले पीरियड में यूरोप के साइंस और चर्च के बीच में हुआ था। उस क्लैश में अल्टीमेटली साइंस जीत गई थी। उसके बाद में हर मजहब को मान लिया गया कि बैकवर्ड है, रिग्रेसिव है और सुपरस्टिशियस है। ये उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक चीज मैंने साइकोलॉजी में पढ़ते हुए सीखी, कोई भी व्यू सिंगुलर नहीं होता, सिंगल नहीं होता। एक चीज के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं। हालांकि ये एक कॉमन एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कुछ लोग इसमें यकीन करते हैं,
लेकिन दूसरे ऑथर हैं बार्बर और दूसरे, वो ये मानते हैं, जिनको मैंने ये मेंशन किया हुआ है, कि उस बीच में नो डाउट क्लैश भी हुआ था कभी कभी, लेकिन चर्च और साइंस का जो रिलेशनशिप था वो सिंगुलर नहीं था। सिंगुलर का मीनिंग ये हुआ कि हमेशा क्लैश नहीं हुआ, कभी कभी उन्होंने कोलैबोरेट भी किया था और कभी कभी वो इंडिपेंडेंटली भी डेवलप कर रहे थे। तो 3 तरह का रिलेशनशिप बताया है बार्बर और दूसरे ऑथर। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है पॉजिटिविज्म, जो वुल्फ 1997 में एक्सप्लेन किया है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है बेसिकली ये एथिस्टिक और मटेरियलिस्ट थॉट के ऊपर है। हालांकि प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि हमने साइंटिफिक नेचुरलिज्म एडॉप्ट किया हुआ है, गॉड एग्जिस्ट करता नहीं करता हमें से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस में कुछ लोग ये मानते हैं ये मटेरियलिस्ट और एथिस्टिक थॉट के ऊपर है। क्या हमारी स्पिरिचुअल नेचर हो सकती है, रूहानी वजूद हो सकता है, उसको इन्होंने पूरी तरह से डिस्कार्ड किया था। तो वुल्फ का कहना ये है कि जो पॉजिटिविज्म की अप्रोच थी साइंस की, इससे साइकोलॉजी में इसने उसको अट्रैक्ट किया जो पहले से ही मजहब के खिलाफ थे, और जो मजहबी लोग थे, रिलीजियस लोग थे, उसने साइकोलॉजी से उसको दूर किया, उसको रिपेल किया साइकोलॉजी से। ये वुल्फ का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये बेसिकली एथिस्टिक अप्रोच थी, मटेरियलिस्ट थॉट के ऊपर थी, रूहानी वजूद को नहीं मानती थी। तो जो लोग पहले से ही एथिस्ट टाइप के थे या मजहब को नहीं मानते थे, साइकोलॉजी में वो आए, जो मजहब को मानते थे वो साइकोलॉजी से दूर हो गए। इसमें मुझे पैरासाइकोलॉजी की जो फाउंडर है राइन और उनकी वाइफ लुइसा राइन, उनका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, क्योंकि साइंस उस टाइम जो थी वो मजहब के खिलाफ थी। हालांकि जब हम साइंस कहते हैं उसके 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ओल्ड साइंस और न्यू साइंस। न्यू साइंस मजहब के इतने खिलाफ नहीं है, क्योंकि न्यू साइंस के न्यू साइंस के प्रिंसिपल से मजहब को समझा जा सकता है, लेकिन ओल्ड साइंस के प्रिंसिपल से मजहब को नहीं समझा जा सकता था। तो ओल्ड साइंस में मजहब के खिलाफ ज्यादा लोग थे। तो जो पैरासाइकोलॉजी के फाउंडर थे लुइस राइन और जॉन बी राइन और लुइस राइन, उनका एक मुझे वो स्टेटमेंट याद आ रहा है, क्योंकि उस टाइम साइंस मजहब के बहुत खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि हमने साइंस को पढ़ना छोड़ दिया। क्यों पढ़ना छोड़ दिया? क्योंकि वो हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है उसको कम कर रहे थे, क्योंकि जितना भी उस टाइम अप्रोच थी वो सब एंटी रिलीजियस होती। तीसरा इंटरेस्टिंग व्यू दिया है थॉमस सेस ने, कि शुरू में साइकोलॉजी क्यों एंटी रिलीजियस रही। थॉमस सेस जो है वो एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है प्रोबेबली, अब शायद उसकी डेथ हो गई है अभी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा इंप्रेशन है शायद डेथ हो गई। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया है कि मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी क्यों मजहब के खिलाफ थी। उनका कहना है कि ज्यादातर ये सिगमंड फ्रॉइड की वजह से हुआ है, उसका काफी असर रहा। और उसने कहा सिगमंड फ्रॉइड ने जानबूझकर रिलीजन का नेगेटिव व्यू पेश किया है लोगों के सामने। क्यों पेश किया है? ताकि वो क्रिश्चियनिटी से बदला ले सके, उसके एंटी सेमेटिक व्यू की वजह से। मैं रिपीट करता हूँ, सिगमंड फ्रॉइड था यहूदी जीव। थॉमस साइस ये कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद को मालूम होगा कि ज्यूज में और क्रिश्चियन में एक एनिमिटी रही है। वो अलग बात है, आज की डेट में उनमें कुछ कोलैबोरेशन है या दोस्ती है, लेकिन पास्ट में उनमें बहुत लड़ाई रही है। और ये भी कहा जाता है कि जो क्राइस्ट को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई है, हालांकि हम उसमें यकीन नहीं करते, और वो यहूदियों ने दी। तो इसलिए आप देखेंगे कि उनके बीच में बहुत एनिमिटी थी। और ये कहा जाता है कि हिटलर ने भी काफी यहूदियों को मारा था, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो थॉमस साइस का कहना ये है सिगमंड फ्रॉइड ने जानबूझ के मजहब का एक नेगेटिव व्यू रखा। क्यों नेगेटिव व्यू रखा? ताकि वो क्रिश्चियनिटी से बदला ले सके। किस चीज का बदला ले सके? कि ट्रेडिशनली जो क्रिश्चियन थे वो यहूदियों के खिलाफ थे, उसका बदला ले सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है अल्लाह बेहतर जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये कहा जाता है, कुतुब ने लिखा है अपनी बुक में, कि मॉडर्न मटेरियलिस्ट थॉट के या एथिस्टिक थॉट के 3 आर्किटेक्ट, 3 बनाने वाले हैं। ये 3 का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है मॉडर्न टाइम। एक है सिगमंड फ्रॉइड, दूसरे हैं कार्ल मार्क्स, और तीसरे हैं डार्विन। और इत्तेफाक से 2 जो हैं उसमें यहूदी है। एक और दूसरे नजरिए से देखें, अगर कोई सोसाइटी, आप ये भी देखेंगे फ्रॉइड के असर की वजह से क्रिश्चियन वर्ल्ड में एथिज्म काफी आ गया है। काफी लोग हो सकता है पहले से एथिस्ट रहे हो, लेकिन कुछ उसके इन्फ्लुएंस से भी हुई। काफी ने अपने एस्टेब्लिश्ड जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, उसको भी छोड़ दिया था। अगर कोई सोसाइटी मजहब के ऊपर बेस्ड होती तो यहूदियों को वो अख्तियार नहीं होते जो आज की डेट में उनको वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये कहा जाता है इकोनॉमी को भी और मीडिया भी पूरा उनके कंट्रोल में, काफी गवर्नमेंट भी उनके कंट्रोल में होती है। अब थॉमस सेस के व्यू में सच्चाई है या नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने,
मैंने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि थॉमस सेस एक बहुत रेस्पेक्टेड फिगर है। अगर उसने कोई ये बात कही है तो उसने बहुत सोच समझ कर कही हो, क्योंकि ये भी माना जाता है अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रॉयड काफी मजहबी था। ये मालूम चल, मतलब मजहबी उस सेंस में नहीं, जो रिलीजियस सिंबल होते हैं उसके लिए उसके जहन में एक रिस्पेक्ट थी, लेकिन उसकी राइटिंग में ऐसा अपीयर होता है कि वो एंटी रिलीजियस था। पर्सनल लाइफ में ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि कुछ रिलीजियस सिंबल को वो रिस्पेक्ट करता था। तो इस वजह से या और भी वजह से थॉमस सेस के माइंड में होगा, वो रीजन मुझे नहीं मालूम। तो उनका कहना था सिगमंड फ्रॉयड ने जानबूझकर रिलीजन का एक नेगेटिव व्यू दिया है। उसका असर क्या हुआ, कुछ लोगों ने लिखा है, जिसमें बॉमिस्टर भी हैं, शूमेकर भी हैं, काफी लोगों ने लिखा है, जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी बेसिक स्पिरिचुअल या रूहानी नेचर को नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया, तो इसका उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस रहा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हालांकि उसके और कई रीजन है, एक जो बड़ा रीजन है वो ये है क्योंकि उन्होंने अपनी जो बेसिक नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर, रूहानी नेचर, उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया। उस वजह से वहां एक प्रॉब्लम पड़ी। आई एम नॉट सेइंग कि ये अकेला रीजन, ये उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। अब करंट सिचुएशन क्या है, अब उसके बाद में काफी स्टडीज कंडक्ट की गई थी, और 90s के बाद में काफी स्टडीज जो है मेजोरिटी वो ये बता रही हैं कि जो रिलीजन होता है वो हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करता है। उसी को नहीं करता, वो हमें खुश भी ज्यादा रखता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अब तो बहुत सारी स्टडीज हैं, कोइनिक एट ऑल 2001 में हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ उन्होंने लिखी थी, उसमें उस सब स्टडीज को उन्होंने समराइज किया है। अब फिर 2012 में उसका उन्होंने सेकंड एडिशन पब्लिश किया था। तो इसमें जितनी स्टडीज हैं, किस किस एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करती हैं और कितना परसेंट करती हैं, सबको समराइज किया, जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टडीज थी। तो मेजोरिटी केसेस में क्या पाया गया है कि जो रिलीजन होता है, जो लोग मजहबी होते हैं, उनकी फिजिकल भी और मेंटल दोनों हेल्थ जो होती है वो अच्छी होती है, जो उन लोगों के मुकाबले में जो मजहबी नहीं। मैं विक्टर फ्रेंकल का भी एग्जांपल देना चाहूंगा। विक्टर फ्रेंकल, जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, लोगोथेरेपी पढ़ी है, उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने लोगोथेरेपी डेवलप की है। लोगों का मीनिंग होता है, मीनिंग ये कहा जाता है कि ये भी कंसंट्रेशन कैंप में थे, काफी ज्यूस की तरह इनको भी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया था। कंसंट्रेशन कैंप की सिचुएशन बहुत ही भयानक होती थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में लोग वहां रहते थे। या तो लोग वहां जाकर उनकी डेथ हो जाती थी या एबनॉर्मल हो जाते थे। बहुत ही कम लोग थे जो वहां नॉर्मल रहे, उनमें से विक्टर फ्रेंकल एक। तो जब विक्टर फ्रेंकल से पूछा गया कि उन पे असर क्यों नहीं हुआ, तो मुझे किसी ने बताया, हालांकि मैंने खुद रीड नहीं किया, वो किसी ने बताया, किसी मतलब बहुत रिलायबल या बहुत ही वो जेन्युइन पर्सन थे, उसने ये लिखा था कहीं कि जैसे मैंने एंटर किया, कोई यहूदी मरा पड़ा हुआ था और उसके ओवरकोट में ओल्ड टेस्टामेंट या तौरात थी कि उसको पढ़कर मुझे असर नहीं हुआ। मुझे लगा कि जो मुझे मेरी ये सिचुएशन है, ये ऊपर वाले का एक इम्तिहान है। उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ था मुझे याद वो नहीं मालूम वर्डिंग उसकी, लेकिन सूरह अल बकरा में, कुरान में आए थे कि, या कई और दूसरी जगह भी हैं कि जरूर हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कुछ भूख से, कुछ डर से, कुछ माल पैदावार की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। तो इससे मिलती जुलती वर्ष उसने उसमें पढ़ ली थी। उसने कहा उसके बाद में मुझ पे असर नहीं पड़ा। तो आप देखेंगे जो रिलीजन होता है उसका कितना एक इम्पैक्ट होता है, और वो नेगेटिव इवेंट को बहुत इजिली थोड़ा मतलब हम उसको कोप कर लेते हैं। उसी लाइट में आप देखेंगे एपीए का डिवीजन है 36, क्योंकि अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि मजहब का पॉजिटिव असर पड़ता है, तो साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन है जो इस तरह की इश्यूज को डील करता है। कभी भी आप देखेंगे मेजोरिटी लोग या मेजोरिटी स्टडीज जो हैं वो शो कर रही हैं कि मजहब का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे एक अच्छा असर पड़ता है। हालांकि अभी भी साइकोलॉजिस्ट हैं कुछ जो इसको नहीं मानते, उनकी कुछ अभी भी स्टडीज हैं जिनकी परसेंटेज कम है, जो शो करते हैं कि रिलीजन का एक नेगेटिव असर पड़ता है मेंटल हेल्थ के ऊपर, इस तरह का भी। और जो ज्यादातर स्टडीज की गई हैं उसको लेविन ने क्रिटिसाइज किया है 2010। उसका कहना है कि जो ये ज्यादातर स्टडीज शो कर रही हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरी एक आदत है कि दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना। जब भी मैं लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ, दोनों पर्सपेक्टिव का, एक पर्सपेक्टिव ये है मेजोरिटी का कि हाँ ये हमारी जो मजहब है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और मेजोरिटी स्टडीज है। लेकिन कुछ स्टडीज जो हैं वो अभी भी पा रही हैं कि नहीं, जो मजहबी होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पुअर होती है, लेकिन अब उनकी परसेंटेज कम है। 50 साल पहले ऐसी स्टडीज बहुत होती थी और उन्हें इक्वेट किया हुआ था
मजहबी होने को एक मेंटल हेल्थ पुअर मेंटल हेल्थ होने से, या जो लोग मजहबी होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पुअर होती है, इसका मतलब है कि उन्हें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। जो क्रिटिक्स हैं इस तरह की स्टडीज की वो 2 या 3 लिमिटेशन बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन वो ये बताते हैं, काफी स्टडीज ऐसी हुई हैं, कैसे कंपेयर किया उन्होंने कि लोग का मजहब का उनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है नहीं पड़ता। जो लोग मान लीजिए रिलीजियस सर्विसेज अटेंड कर रहे हैं, अगर ये वेस्ट में किया गया है तो वो चर्च जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जो लोग चर्च जा रहे हैं, जो लोग चर्च नहीं जा रहे हैं, उनको कंपेयर किया गया है। अगर मुस्लिम पे किया गया है कि नमाज कितने टाइम की पढ़ते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, हिंदूज पे किया गया तो टेम्पल कितना विजिट करते हैं, जो वर्शिप के प्लेस है, और कितना नहीं करते। क्रिटिक्स का कहना ये है कि आप ये बता सकते हैं कि रिलीजन या मजहब इंप्रूव करता है मेंटल हेल्थ को जब आप एक एथीस्ट ग्रुप को लेते हैं। कंपैरिजन के लिए आपने एथीस्ट ग्रुप तो लिया ही नहीं, आप तो सब उन पे ही कर रहे हैं जो रिलीजियस है पहले, तो इसलिए ये वो नहीं है। जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन है वो नहीं है, और कंट्रोल एथीस्ट ग्रुप नहीं लिया गया है इसमें। सेकंड इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया, क्योंकि रिलीजन स्पिरिचुअलिटी में कुछ ओवरलैप भी है, कि ये जो वर्ड है बहुत लूजली यूज किया गया है, उसमें एक प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम उन्होंने बताई मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो साइंटिफिक साइकोलॉजी होती है उसमें एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है कि अगर हमें डिमोन्स्ट्रेट करना है कि ये मजहब की वजह से ये सिचुएशन इंप्रूव हुई है, मेंटल हेल्थ हुई है, तो हमें रिगरस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यूज करनी चाहिए। तो काफी स्टडीज में, मेजोरिटी स्टडीज में इस तरह की रिगरस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को यूज नहीं किया गया है। तो उन्होंने उसको कॉन्सेप्चुअल इश्यूज भी उठाए हैं, मेथोडोलॉजिकल इश्यूज भी उठाए हैं, और तीसरा ये बताया है कि इसने एथीस्ट ग्रुप को शामिल नहीं किया है। लेकिन काफी लोगों का एक्सपीरियंस बताता है, विक्टर फ्रैंकल का भी बताता है, और हम लोगों का भी बताता है काफी लोगों का, और काफी स्टडीज भी शो कर रही हैं कि जो लोग रिलीजियस होते हैं उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। तो हम लोगों का यकीन भी और हम देख भी रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि इस्लामिक साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। जो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट को भी महसूस होना शुरू हो गई। और सबसे पहले जो माना जाता है वो माना जाता है 1979 में नजाती और मलिक बदरी साहब, तो उनको महसूस हुई थी। मलिक बदरी साहब ने एक किताब लिखी थी द डायलेमा ऑफ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, वो 1979 में किताब लिखी थी। तो इसको कहा जाता है, हम लोग महसूस करते हैं एक तरह से बिगिनिंग हो गई, किसी ने मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी के खिलाफ कुछ बात उठाई। हालांकि उसके बाद में इस्लामिक साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। 1979 से लेकर 90s में भी काफी हुआ है, और अभी भी बहुत सारा इसमें माशाल्लाह डेवलपमेंट हो रहा है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक हो रहा है, क्योंकि इस्लामिक साइकोलॉजी पे जो भी लिखा जाता है तो उसको काफी लोग पढ़ते हैं। अब इस्लामिक साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप हो रही है, जैसे मैंने कह चुका हूं कि हम कह सकते हैं कि 1979 से बिगिनिंग हुई, फिर 90s से शुरू होकर और अब 2000 के बाद में इसमें काफी डेवलपमेंट हो रहा है। और माशाल्लाह दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में हम देखेंगे कि लोगों का एक रुझान है इस्लामिक साइकोलॉजी में काम करने का, और ज्यादातर कंट्री में इस्लामिक साइकोलॉजी या मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट ऐसे करके एसोसिएशन भी बनी हुई है, इंटरनेशनल एसोसिएशन भी बनी हुई है, कंट्री बेस्ड भी बनी हुई है। उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। अब उसमें जो डेवलपमेंट हुआ उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वो सब एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी है। हम कह सकते हैं कि उसमें डाइवर्स व्यू डेवलप हो रहा है। केपलिक और स्किनर 2017 ने इन सबको 3 अप्रोच के नाम से डिफाइन किया है, क्योंकि मैं उनसे काफी इंप्रेस हुआ था। स्किनर साहब के साथ पर्सनली जानता हूँ, केपलिक को भी जानता हूँ, वो जर्मनी से हैं। स्किनर ये रिवर्ट हैं, यूके के हैं। ये मैं इनसे क्यों इंप्रेस हुआ था, ये आर्टिकल लिखने से पहले ये जहां जहां इन्हें मालूम चला कि इस्लामिक साइकोलॉजी पे कहीं मटेरियल है, इन्होंने उसको कलेक्ट किया जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। कैपलिक पर्सनली विजिट किया था इसने, इंडिया आकर इसने मुझसे ही मुलाकात की थी, अलीगढ़ भी गए थे ये, और जहां जहां इन्हें मालूम चला कि इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर कुछ भी किसी ने कुछ लिया है उसको उन्होंने कलेक्ट किया था। तो वाकई इन लोगों ने बहुत मेहनत की। जहां जहां इन्हें महसूस हुआ कि कुछ मटेरियल ऐसा है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है कि विजिट करके पा सकते हैं, तो इन्होंने उसको कलेक्ट किया। दिल्ली से मुझसे भी आर्टिकल ले गए, अलीगढ़ से भी जो हमारे जानने वाले उनसे ले गए, जहां जहां इन्हें मालूम चला उन्होंने कलेक्ट किया। तो अब ये इनके आर्टिकल जो उन्होंने पब्लिश किया था 2017 में, जितना भी इस्लामिक साइकोलॉजी है सो कॉल्ड या इस्लामिक साइकोलॉजी एरिया में जो काम चल रहा है, उसने कहा उसमें 3 अप्रोच चल रही है, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। उसमें कोई एक लाइन पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा,
एक डिफरेंट तरह की मूवमेंट या डिफरेंट तरह का डेवलपमेंट हो रहा है एक ब्रॉड एरिया में, जिसको हम इस्लामिक साइकोलॉजी कह सकते हैं। पहले को उन्होंने नाम दी है इस्लामिक फिल्टर अप्रोच, दूसरे को नाम दी है इस्लामिक साइकोलॉजिकल अप्रोच, और तीसरे को दी है कंपैरिजन अप्रोच। हालांकि उन्होंने थर्ड नाम लिया है कंपैरिजन अप्रोच, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँ। अभी भी आप देखेंगे जो इस्लामिक साइकोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे व्यू वो हैं जो एक कंपैरिजन अप्रोच के ऊपर है। कंपैरिजन अप्रोच का मीनिंग क्या है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो भी कंसेप्ट है उसका इक्विवेलेंट या वैसी टर्म पाना कुरान में या सुनना, ये बहुत कॉमन रिएक्शन था। जैसे अगर पर्सनैलिटी है वेस्टर्न साइकोलॉजी में, तो इन्होंने पर्सनैलिटी कुरान से, वहां मोटिवेशन है तो इस्लामिक मोटिवेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वेस्ट में तो इस्लामिक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इस तरह की जो अप्रोच है उसको उन्होंने नाम दिया है द कंपैरिजन अप्रोच। इस तरह के बहुत आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सेल्फ का नोशन है, चाहे वो पर्सनैलिटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इवन ट्रांसपर्सनल थेरेपी इस्लाम से, इस तरह के बहुत आपको भी मिल जाएंगे। तो उनका मानना ये है, कैप्लिक और स्किनर का कहना है कि जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल इंक्वायरी होगी, शुरू में तो ये अप्रोच सही रहती है, लेकिन अगर हम एक पैराडाइम डेवलप करना चाहते हैं जो एक किसी डिसिप्लिन को खड़ा कर सके, ये अप्रोच उस पैराडाइम को डेवलप नहीं कर सकती, उस अप्रोच को बहुत ज्यादा खड़ा नहीं कर सकती। नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है और यूजफुल भी है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, काफी यूजफुल है। लेकिन अगर हम कहें कि हम एक साइकोलॉजी इस्लामिक साइकोलॉजी खड़ा कर रहे हैं मूवमेंट जो वेस्टर्न साइकोलॉजी को चैलेंज दे सकता है, तो कंपैरिजन अप्रोच उसको नहीं कर सकता, तो इसलिए वो उसके फेवर में नहीं थे। उनका कहना था हाँ शुरू में तो ये सही है, लेकिन डिसिप्लिन डेवलप करने में या पैराडाइम डेवलप करने में ये अप्रोच बहुत यूजफुल नहीं है। सेकंड अप्रोच जो है द इस्लामिक फिल्टर अप्रोच, जो यहाँ मैंने फर्स्ट लिखी हुई, ये मलिक बदरी साहब ने इसको एडवोकेट किया था। जो वेस्टर्न वर्ल्ड से नॉलेज आ रही है, सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल नॉलेज, उसमें आप देखेंगे कुछ नॉलेज ऐसी है जो इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग टू है, उससे मैच करती है, कुछ ऐसी है जो उससे मैच नहीं करती। बहुत सारे तो उनके व्यू अन इस्लामिक और एंटी इस्लामिक है। तो मलिक बदरी साहब का कहना था जो भी उनकी थियरी, जो भी उनका कंसेप्ट इस्लाम की थियरी या उसकी फिलोसफी या उसके वर्ल्ड व्यू से मैच कर जाएगा, उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो उससे मैच नहीं करेगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एम्पिरिकल मेथड को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, दूसरी चीजों उन्होंने की। जो स्किनर और कैप्लिक ने एडवोकेट किया है, सजेस्ट किया किस अप्रोच को डेवलप करना चाहिए, उसको उन्होंने नाम दिया है द इस्लामिक साइकोलॉजी अप्रोच। उनका कहना है कि अगर हमें पैराडाइम डेवलप करना है तो हमें इस्लामिक सोर्सेज को फोकस करना होगा, और उन्होंने दो इस्लामिक सोर्सेज मानी है, एक प्राइमरी सोर्स को उन्होंने कहा है कुरान और हदीस, फिर उन्होंने माना है सेकेंडरी सोर्स उन्होंने कहा है मुस्लिम मेडिवल थिंकर की राइटिंग। हालांकि यहाँ स्लाइटली मेरा उनसे डिसएग्रीमेंट है, उसको मैं बताऊंगा क्यों है। मेरी नजर में इस्लामिक सोर्स एक ही है, वो है कुरान एंड सुन्ना। हाँ, इन पार्ट डिफरेंट लोगों के हम इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, जबकि उसने इस्लामिक सोर्स दो मानी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेरी नजर में वो हेल्पफुल हो सकता है, सोर्स कुरान और सुन्ना ही रहेगा। तो उनका कहना था कि उसको फोकस करके हम कोई कंसेप्ट निकालना, तभी हम एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जिसको हम इस्लामिक साइकोलॉजी कहते हैं उसमें माशाल्लाह बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है और अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो जितना डेवलपमेंट वो हो रहा है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो उसमें अलग अलग व्यू आ रहे हैं बहुत सारे। उन सब व्यू को कैप्लिक और स्किनर ने तीन भागों में बांटे हैं, तीन कैटेगरी में बताया है उसको, जैसे इस्लामिक फिल्टर अप्रोच, इस्लामिक साइकोलॉजी अप्रोच और कंपैरिजन अप्रोच। कंपैरिजन अप्रोच जो मैंने आपको शुरू में बताया है, जो भी वेस्ट में कॉन्सेप्ट आया उसका कुरान और हदीस में पाना, इस्लामिक सोर्सेज में पाना, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ट्रांसपर्सनल थेरेपी, इस तरह की जो चीज। इस्लामिक फिल्टर अप्रोच की उसकी फ्रेमवर्क तो हमें वही रखना है जो वेस्ट का है, जो मलिक बदरी साहब कह रहे थे, लेकिन हमें देखना है कि उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा इस्लामिक सोर्सेज से, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम से। मैच कर रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मैच नहीं कर रहा तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। उनका फोकस पैराडाइम डेवलप करने पे नहीं था, वो इनडायरेक्टली वो हो सकता था। लेकिन कैप्लिक और स्किनर इत्तेफाक से मेरा भी वही व्यू है कि अगर हमें एक पैराडाइम डेवलप करना है, एक मूवमेंट डेवलप करना है जो हम कुछ टाइम में खड़ा कर सकें वेस्टर्न साइकोलॉजी के उसके कि हाँ एक ऑल्टरनेटिव है, तो हमें इस्लामिक सोर्सेज पे फोकस करना होगा। इस्लामिक सोर्सेज में कुरान और हदीस मेनली, ये उसको भी हम यूज कर सकते हैं जो मुस्लिम मेडिवल थिंकर की वो है राइटिंग, लेकिन मेनली कुरान और हदीस
उसी से कंसेप्ट हमें निकालने हैं, और जो कुरानिक टर्मिनोलॉजी होगी उसे यूज करनी, वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी हमें यूज नहीं करनी। जैसे कुरान में अगर आप पढ़ेंगे, नफ्स आएगा, कल्ब आएगा, फुआद आएगा, फितरा आएंगे, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो हमें यूज करने पड़ेंगे साइकोलॉजिकल थियरी में, तभी हम एक बेहतर अप्रोच दे सकते हैं। और अगर हम इस्लाम को फिट इन करने की कोशिश करेंगे हाइपोथेटिकल जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, हम अच्छा डेवलप नहीं कर सकते। अब मैंने जैसे कहा था कि इसमें डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, कि माशाल्लाह पिछले 40 साल से काफी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि पैराडाइम डेवलप होना, वो उस तरह का ज्यादा नहीं हो पाया है। मेरा मानना ये है कि क्यों ज्यादा नहीं हुआ, कि ज्यादातर जिन लोगों ने इस पे काम किया है इस्लामिक, हाँ वर्ड एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर दूं, साथ में उन्होंने ये भी माना था, और पर्सनली मेरी भी, मैं भी यही मानता हूँ, द इस्लामिक साइकोलॉजी अप्रोच डेवलप करना, एक पैराडाइम डेवलप करना, ये बहुत ही मुश्किल है, और इसे बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। अब देखते हैं अल्लाह किसको वो हिम्मत देता है, किसको इतनी समझ देता है। इन लोगों ने भी लिखा है, एक तो इस एरिया में काम कम हुआ है एक अलग से अप्रोच करना, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है, हमें कुरान की भी जरूरत है, साइकोलॉजी की भी जरूरत है, अरेबिक लैंग्वेज की भी, साइंस की भी, बहुत सारे डिसिप्लिन की जरूरत है। तो लास्ट अभी थोड़ी देर बाद करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल है, और जो इसको डेवलप कर लेगा वही एक रिकॉग्नाइज ऑथोरिटी होगी। 4 मैंने फैक्टर आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। हालांकि इस पे फोकस होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे काम सबसे कम हुआ है इस्लामिक साइकोलॉजी अप्रोच पे, जब एक पैराडाइम डेवलप करने की कोशिश की गई है इस्लामिक सोर्सेज से। अभी मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि ज्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाई इस एरिया में। हालांकि 40 साल से ज्यादा लगभग काम हो गया, ऑलमोस्ट 40 ईयर से काम हुआ है माशाल्लाह, लेकिन जिसको कहते हैं कि बहुत ही जो वो क्लासिक काम, जो एक बेस बन सके, पूरा पैराडाइम डेवलप हो सके, वो पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत मीनिंगफुल है, बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है जो हमें हेल्प कर रहा है। उसकी वजह जो मेरी नजर में आई है, एक तो ये है कि जो ज्यादातर इस्लामिक साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या तो उन्होंने कंपैरिजन अप्रोच यूज की है। कंपैरिजन अप्रोच जो कैप्लिक और स्किनर साहब ने कहा है, कि जो वेस्ट में कंसेप्ट है उसी को कुरान और हदीस में पाना बहुत कॉमन मिलेंगे, बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा। पर्सनैलिटी कुरान से, पर्सनैलिटी सेल्फ कुरान से, सेल्फ इस तरह का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को आइडिया है इसमें इस्लामिक साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट चल रहा है, ज्यादातर लोगों ने मुस्लिम मेडिवल थिंकर पर फोकस किया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुस्लिम मेडिवल थिंकर की जो राइटिंग थी, नो डाउट वो बहुत ही यूजफुल राइटिंग थी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे एक स्लाइड के बाद में आपको मेरा व्यू क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम पूरा उसके व्यू को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, उसका मैं आर्ग्यूमेंट आगे दूं। क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, या तो लोगों ने कंपैरिजन अप्रोच डेवलप की है इस एरिया में जो इस्लामिक साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और सेकंड ज्यादातर ने मुस्लिम मेडिवल थिंकर की जो राइटिंग थी उसको ब्लाइंडली फॉलो करके वो कह दिया कि इस्लामिक साइकोलॉजी। अगर हमें इस्लामिक साइकोलॉजी डेवलप करना है तो हमें कुरान और हदीस पर फोकस करना होगा मुस्लिम मेडिवल थिंकर के मुकाबले, अगर हमें ऑल्टरनेटिव व्यू डेवलप करना चाह रहे हैं। हालांकि मेडिवल थिंकर की राइटिंग यूजफुल है, लेकिन हमें उसको प्राइमरी फोकस नहीं करना। प्राइमरी फोकस हमें कुरान और हदीस को रखना है, और मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ, तभी अल्लाह बरकत देंगे उसमें। फोकस उसे रखेंगे, पार्ट में मुस्लिम मेडिवल की जो थिंकर है उनकी राइटिंग को लेंगे। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या काम करना। अच्छा, एक और चीज, मैं इस चीज को क्यों नहीं मानता, अभी मैं 4 बातें में बताऊंगा कि मुस्लिम मेडिवल थिंकर पर पूरी तरह क्यों नहीं फोकस करना चाहिए। हालांकि मेरी रेस्पेक्ट है उनके लिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं, अंबर हक साहब, दूसरे लोग, और मैं भी 1-2 पेपर लिख रहा हूँ मुस्लिम मेडिवल थिंकर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वो यूजफुल है, लेकिन पूरी फोकस उन्होंने मेडिवल मुस्लिम थिंकर पे कर दिया। उनकी राइटिंग को एज इट इज पब्लिश करके सोच रहे हैं इस्लामिक साइकोलॉजी डेवलप हो रही है। वहां मेरा डिसएग्रीमेंट है कि मुस्लिम साइकोलॉजी, जो मुस्लिम मेडिवल थिंकर है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ तो ये गलत फहमी ना हो, मुस्लिम मेडिवल थिंकर की राइटिंग बहुत यूजफुल है, हमें यूज भी करना है। एक स्लाइड के बाद में वो क्लियर हो जाएगा मेरा व्यू क्या है, लेकिन अकेला उन पे फोकस नहीं करना, हमें प्राइमरी फोकस नहीं करना। क्यों प्राइमरी फोकस नहीं करना, ये मेरे आर्ग्यूमेंट। पहली चीज ये है कि जो ये मुस्लिम मेडिवल थिंकर काम कर रहे थे, वो एक अलग सोशियो कल्चरल रियलिटी थी, और हमें ये भी मालूम है कुरान के कई कंसेप्ट अलग अलग टाइम पे लोगों ने अलग अलग ढंग से समझे। जैसे आज की डेट में हम कोई भी चीज है, हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, रेलिवेंट है, तो हम पूरा उसका साइंस का हवाला देते हैं। तो आपने देखा होगा अभी भी मैंने ओल्ड साइंस और न्यू साइंस की बात की। जिस टाइम मुस्लिम मेडिवल थिंकर काम कर रहे थे, उस टाइम उन्हें, सब नहीं हाँ, लेकिन अच्छी खासी मेजोरिटी लोगों ने जो एरिस्टोटोलियन फिलोसफी है उससे रिलेट करके देखते थे। तो पहला डिसएग्रीमेंट क्यों है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं उन्होंने
डिफरेंटली समझे हो, जो हम आज समझे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट इस्लाम के ऐसे हैं डिफरेंट टाइम पे लोगों ने डिफरेंट समझा है। कुछ तो कॉमन है जो बिलीफ से रिलेटेड है, जो बेसिक है, कुछ को अलग अलग टाइम पे अलग समझा कि अलग रियलिटी में रह रहे थे और उनको इश्यू अलग डिस्कस करने थे। आज की डेट में हम साइंस से रिलेट करते हैं, उस टाइम वो फिलोसफी से रिलेट कर रहे थे। तो पहला डिसएग्रीमेंट इस वजह से। सेकंड, जब भी हम पैराडाइम डेवलप करते हैं, हालांकि वो एक्सप्लिसिट नहीं होता, चाहे ये साइकोलॉजी के बहुत सारे पैराडाइम है, जितने भी हो सब, या साइंस के भी पैराडाइम हो, उनकी कुछ एजम्पशन होती है, उनको फिलोसफिकल टर्म है ये, लेकिन वो साइंस में भी लागू होते हैं। उसको कहते हैं ओंटोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल इश्यूज। तो जो भी इस मेडिवल मुस्लिम थिंकर का उन्होंने लिखा है, उसमें वो एपरेंट नहीं है, उसमें वो क्लियर नहीं। हो सकता है मुस्लिम मेडिवल थिंकर ने डिस्कस किए हो, लेकिन जिन लोगों ने भी मुस्लिम मेडिवल थिंकर के नाम से वो पेपर पब्लिश किए हैं, उसमें वो इश्यू वो क्लियर नहीं। जब भी हम बात करते हैं किसी भी, मान लीजिए कोई चीज हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें पैराडाइम होता है, जो लास्ट पार्ट में मैं लाऊंगा, उसमें एक ओंटोलॉजिकल पोजीशन होती है, एक एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन होती है, और साथ ही फिर मेथोडोलॉजी कौन सी होती है उनकी। जितनी मेडिवल थिंकर है उनकी ये बिल्कुल क्लियर नहीं। और आज की डेट में अगर हमें रिलेट करना है, डिस्कस करना है, पैराडाइम डिस्कस करना है, तो हमें उसको क्लियरली बताना होगा, हमारी ओंटोलॉजिकल पोजीशन ये है, एपिस्टेमोलॉजिकल ये है, इस तरह की वो डिबेट तभी हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। देखिए दो चीज है, अगर ये चीज हम मुस्लिम ऑडियंस को करेंगे तो हम इस्लाम के नाम पे कुछ भी करें, लेकिन मेरा एम क्या रहता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों को हमें वो डिस्कस करना है। अगर नॉन मुस्लिम को हमें करना है, तो जब तक हम इश्यूज में बात नहीं करेंगे, जो आज की टर्मिनोलॉजी है, वो उसको समझेंगे नहीं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सेकंड डिसएग्रीमेंट है। तीसरा मेरा डिसएग्रीमेंट, उनका प्राइमरी फोकस क्यों नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि ये मुस्लिम मेडिवल थिंकर है, ये मुसलमान था, इसने ये लिखा है, तो इस्लाम के ऊपर बेस्ड होगा। इंटरेस्टिंगली और अनफॉर्चुनेटली सबका काम इस्लाम के ऊपर बेस्ड नहीं। कुछ ग्रीक फिलोसफर से ज्यादा इंप्रेस थे, इब्ने रुश्द और कई और हैं जिनके व्यूज जो थे वो इस्लाम से ज्यादा मैच नहीं करते। तो इन तीन वजह से मैं सोचता हूँ कि पूरा फोकस, ये प्राइमरी फोकस मुस्लिम मेडिवल थिंकर पर नहीं होना चाहिए, अकेले उन पर। हालांकि वो इंपॉर्टेंट है, हमें यूज करना है, लेकिन अकेले उन पर फोकस नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि इसमें इस्लामिक साइकोलॉजी में वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं, पहली चीज, जिसको मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी बहुत अच्छा आता है। सेकंड, एक तो होता है अनफॉर्चुनेटली हम काफी लोगों की एक सुपरफिशियल नॉलेज है मेन स्ट्रीम में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत यूजफुल है, उसका एप्लीकेशन है काफी है, तो हमें पूरा वो आना चाहिए। सेकंड, एक और चीज, कुछ लोग नॉन साइकोलॉजी के हो सकते हैं, बाद में मैंने लिखा है जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी वो भी कर सकते हैं, वो कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, या जिसने ये नहीं पढ़ा वो भी कर सकते हैं, वो लास्ट में लाऊंगा। मैं अब उनकी बात कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि इस एरिया में एक रिकॉग्नाइज्ड लीडर बने, या जिनकी राइटिंग को लोग समझेंगे, या वो एक क्लासिक बन जाएगा। मेरा एक पर्सनल मानना है, ये मैं बायस भी हो सकता हूँ, कि जिन लोगों में ये चार कंडीशन होंगी, वो इस एरिया में बहुत मीनिंगफुल लिख पाएंगे, वो इस एरिया के लीडर बन जाएंगे। फ्यूचर में उन्हीं के काम को कोट किया जाएगा, उनका काम क्लासिक बन जाएगा। जैसे बहुत सारी किताबें फ्रॉइड की हम यूज करते हैं, तो जो जिनको ये चार कंडीशन होंगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अल्लाह बेहतर जाने, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा कि कौन कौन सी थियरीज है, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं। सेकंड, जब अच्छा पढ़ा हो तो उसमें क्या क्या कमी है, और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव व्यू वेस्टर्न साइकोलॉजी में आए हैं, इंक्लूडिंग उसकी जो रिसर्च ट्रेडिशन। तीसरा, नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ मेडिवल थिंकर, जो मुस्लिम मेडिवल थिंकर है उसको भी उसने पढ़ा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ द कुरान एंड हदीस, इसकी नॉलेज हो, इस पर फोकस हो कुरान और हदीस पर, और तीन और चीजें एडिशनल होगी, तो वो एक अच्छा इसमें लीडर बन सकता है, या उसकी राइटिंग मीनिंगफुल होंगी। क्यों मीनिंगफुल होंगी? क्योंकि वो इश्यू समझेगा, आज की टर्मिनोलॉजी समझेगा, और जो नॉन मुस्लिम है वो भी उसको सुनने के लिए तैयार रहे। नहीं तो हम इस्लाम के नाम पे, इस्लामिक साइकोलॉजी पे कुछ भी कहते, कुरान से कहते, तो मुस्लिम तो सुन ही लेंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम, और खासतौर से जो थोड़ा जिसमें इंटेलेक्ट है, जो आर्ग्यूमेंट जानता है, उसके लिए हमें उनकी लैंग्वेज में बात करनी होगी। जैसे मुस्लिम मेडिवल थिंकर ने उन्हीं की लैंग्वेज में बात की थी, एरिस्टोटोलियन फिलोसफी की, तब उन्होंने समझा। तो आज हमें जो आज की टर्मिनोलॉजी है उसमें हमें बात करनी है। मेरी पूरी रेस्पेक्ट है मुस्लिम मेडिवल थिंकर के लिए, उन्होंने बहुत यूजफुल काम किया है। ये भी हो सकते हैं कुछ उनका काम जो है एज इट इज हम इस्तेमाल करें, और कुछ में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े। उनका बहुत यूजफुल काम, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अकेला उन पर फोकस नहीं होना चाहिए, बस मेरा डिसएग्रीमेंट स्लाइट, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनकी नॉलेज बहुत जरूरी है इस्लामिक साइकोलॉजी में काम करने के लिए। वाकई उन्होंने बहुत जबरदस्त किया। तो जिन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा तो उन्हें मालूम होगा,
अल बल्खी, अत्तबारी, इवन पहला मेंटल हॉस्पिटल भी वर्ल्ड में वही बना था, साइंटिस्ट भी। वो अनफॉर्चुनेट है कि आज की डेट में मुस्लिम का मतलब एक जाहिल बना दिया गया है। हुजूर के आने के बाद में जब मुस्लिम इस्लाम पे चले, कुरान पे चले, तो दुनिया में हर फील्ड में आ गया। इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। अब उन्होंने इल्म का मीनिंग क्या कर दिया, सिर्फ रिलीजियस। तो मैं आज के लोगों से कहता हूँ, हुजूर चाइना भेज रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए, मजहब का वो देने के लिए, अगर वो रिलीजियस नॉलेज है। वो कुछ लोगों ने इल्म की नॉलेज बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दी, इल्म मतलब रिलीजियस नॉलेज ओनली। तो हदीस तो ये इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, और नबी कह रहे हैं। नबी क्यों भेज रहे हैं? वो नबी से ज्यादा कोई नॉलेज दे सकता था। तो नॉलेज उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी, सिर्फ रिलीजियस वो कर दिया। और उसमें भी माशाल्लाह बस सवाब कमाने के लिए कुरान सवाब कमाए जा रहे हैं, पढ़ पढ़ कर सवाब कमाए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया, अल्लाह क्या करे, हमें मालूम ही नहीं है। और मैं पर्सनली कन्विंस हूँ, जब तक हम कुरान पे फोकस नहीं करेंगे, हमारे काम में बरकत नहीं आ पाएगी। उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरा अल्लाह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को डालना और वैसे ही काम करना। जैसे नबी के एकदम आने के बाद में कुरान पे फोकस किया था, वर्ल्ड में हर जगह छा गया, इंक्लूडिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो जब तक हम कुरान पे फोकस नहीं करेंगे और कुरान मीनिंग के समझ कर, ये नहीं सवाब समझने के लिए, माशाल्लाह तो सवाब बहुत समझते हैं, और बहुत सारे मुसलमान तो इतना सवाब कमा लेते हैं, देखकर अच्छा भी लगता है कि जन्नत पक्की होगी, लगता है इनकी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे कहा था, इसमें चैलेंज हमें क्या आ रहा है कि जो ज्यादातर राइटिंग है वो सिर्फ मुस्लिम मेडिवल थिंकर के ऊपर है, या कंपैरिजन अप्रोच को है, जिसको हम कहते हैं कि पैराडाइम डेवलप करना, उसके रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, वो बहुत कम लोग हैं उसमें। हालांकि काम कर रहे हैं, अभी रिसेंटली बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ, मैं किताबें देखता रहता हूँ क्या आ रही है, अब कुछ होना शुरू हुआ है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये और ज्यादा डेवलप होगा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोगों का रिसर्च का लेवल क्या है, कितना किया है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पैराडाइम है उनको डिस्कस किया है। ओंटोलॉजिकल पोजीशन क्या होती है, कितने पैराडाइम है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज्यादा हैवी हो जाएगा। यूजुअली ये टीचर्स के लिए या रिसर्च स्कॉलर के लिए मैं ज्यादा रखता हूँ। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पैराडाइम है, सब यूजफुल नहीं है। हालांकि कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, हमें एक नया पैराडाइम डेवलप करना पड़ेगा, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है उसमें। आप चाहेंगे तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ शायद ज्यादातर आप में रिसर्च का इतना वो नहीं है, आप लोग या तो मास्टर में या वो बहुत ज्यादा। अब मुझे अंदाजा भी नहीं इस तरह की इश्यूज पड़े नहीं पड़े, लेकिन ये जब तक ये इश्यू समझकर इसी की लाइन में हम डेवलप नहीं करेंगे, तो उनको पूरी तरह एक्सेप्टेबिलिटी नहीं करा पाएंगे इस्लामिक साइकोलॉजी। कुछ लोग कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फ्यूचर में ये हो जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, और अगर आप चाहेंगे ये भी मैं डिस्कस करूं तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। तो अभी मैं थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, चॉइस इज योर्स। या मुझे लगता है टाइम भी काफी हो गया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा उस्ताद। जी, हम अपने हाजरीन से इस्तदा करते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, माय क्वेश्चन इज कि इस्लामिक साइकोलॉजी पर्सनालिटी के बारे में क्या बात करता है, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में इस्लामिक साइकोलॉजी का क्या ख्याल है? डू वी कॉपी दी वेस्टर्न साइकोलॉजी, और व्हाट डू वी डू फॉर दैट पर्पस? आप क्या प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ओके, मेरा सवाल ये है कि इस्लामिक साइकोलॉजी पर्सनालिटी और पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स को कैसे डील करते हैं? डू वी कॉपी द वेस्टर्न साइकोलॉजी थेरेपीज और सच, और इस्लामिक साइकोलॉजी का इसमें क्या है? As I have already mentioned, such type of development has not taken place in Islamic psychology. So what they are usually doing, whatever development has taken place in the West, they are doing it blind. और पर्सनैलिटी पे अभी मैंने उस तरह का भी नहीं देखा वो रेपिटेटिव जो कंपैरिजन अप्रोच है। कीप इन माइंड वी नीड टू डेवलप दिस अप्रोच, स्टिल इट इज अनडेवलप्ड, and those who have worked in the area of Islamic psychology, even if they have adopted the comparison approach, as far as I understand, they have not worked on personality problems. वो तो हमें कुरान हदीस से करके देखना पड़ेगा वो किस ढंग में होगा। वो उसका मैं पहले ही जो अगर आपने देखा होगा मेरे लेक्चर में, उस व्यू के मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ कि जो वेस्ट में लिखा हुआ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम वैसे ही हमें लेना होगा। हमें तो जैसे कुरान या हदीस ने मेंशन किया वो निकालना पड़ेगा, उनकी जो वो टर्मिनोलॉजी हाइपोथेटिकल वो नहीं लेगी। इस्लाम कुरान में और हदीस में किस तरह का टर्म है उसको आइडेंटिफाई करके डेवलप करना।
और अभी वो डेवलप ज्यादा नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। एक और मेरा सवाल था, वो ये है कि what are the therapies Islam has modified taking from Western psychology? अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो यहाँ एक कॉमन रेस्पॉन्स चल रहा है मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट का, वेस्ट में अगर जी। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डेवलप हुई है तो वो कहते हैं कि कुरान से वेस्ट कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर हमारा ट्रांसपर्सनल डेवलप हुई है तो कुरान से ट्रांसपर्सनल या इस्लाम से ट्रांसपर्सनल, या कुछ और हुई है तो उसको करना। तो जब आप इस्लाम की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, इट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स। इवन यू विल फाइंड समवेयर द कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, रोल ऑफ लर्निंग, रोल ऑफ फॉल्टी कॉग्निशन, all these aspects will be there, it will be integrated। एक काफी साल पहले मैंने एक पेपर लिखा था ह्यूमन नेचर इस्लामिक पर्सपेक्टिव, उसमें मैंने ये मेंशन किया था जो ये वेस्ट के ज्यादातर कॉन्सेप्ट हैं, ये थियरीज हैं, ये एक तरह से फ्रेगमेंटेड। आप साइकोलॉजी पढ़ी है आपने? आप देखेंगे जी। साइकोलॉजी में बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट, साइकोडाइनामिक व्यू पॉइंट, बिहेवियरल व्यू पॉइंट, ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट, ये सब व्यू पॉइंट रेलिवेंट है। ये फ्रेगमेंटेड क्या है, अगर कोई लर्निंग की बात कर रहा है तो लर्निंग की कर रहा है, कोई बायोलॉजी की बात कर रहा है तो बायोलॉजी की करेगा। Whereas when we focus on Islam, it will have integrative approach. All these factors are important. You will find nafs important, you will find that surrounding is equally important, and other factors are also important. But unfortunately in psychology, what we find, all these knowledge are fragmented. तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, अगर आप इसे फोकस करेंगे, ये पूरा फ्रेगमेंटेड है। उनके हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पे नहीं जानना, उनके हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से अगर हम स्टडी करेंगे पूरी हम अंडरस्टैंडिंग दी। तो मैंने पहले ही आर्ग्यूमेंट दिया, शायद आपने मिस कर दिया हो, उनके बजाय कुरान हदीस पे फोकस करके वहां से टर्म निकाल के डेवलप करना है। अगर हम कुरान पे फोकस करेंगे तो इस तरह की चीजें पर्सनैलिटी या दूसरी करने के बजाय क्या करेंगे, नफ्स, कल्ब, नफ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, कल्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह की इश्यूज आए। ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये नहीं आएंगे। ये तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट किया उसके अगेंस्ट वे कॉमन अप्रोच वो चल रही है, उससे हम यूजफुल डेवलप नहीं कर पाएंगे। यूजफुल कब डेवलप होगा, जब कुरान से हदीस से नहीं मिल रहा। अगर वहां से नहीं मिल रहा तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आइडियली, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान में बहुत सारी चीज मिल जाए। कुरान का एक वर्ड है फुरकान, हालांकि तौरात के लिए भी वो फुरकान यूज हुआ है। वो सिर्फ रिलीजियस बिलीफ में ही नहीं, और मैं काफी साल से कहता हूँ कि रिलीजियस बिलीफ में ही नहीं, वर्ल्ड की ज्यादातर नॉलेज में कुरान फुरकान है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में है कि ह्यूमन नेचर कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिलोसफर में भी डिबेट थी, साइकोलॉजिस्ट में भी डिबेट। इस्लाम का व्यू ह्यूमन नेचर किया। ड्रीम्स किस तरह के होते हैं, सच्चे ख्वाब पॉसिबल है या नहीं, साइकोलॉजी में बहुत सारी थियरी, एक कुरान से हमें मालूम चलता है। क्या टेंशन का हमारी हेल्थ पर असर हो सकता है, इसका भी क्लू हमें कुरान से मिल जाएगा। कोई भी एस्पेक्ट देखिए, ज्यादातर को आपको कुरान में मिल जाएगा, कहीं ज्यादा डेवलप, कहीं थोड़ा डेवलप, और कहीं क्लू दिए हुए। हाँ, वो नहीं होगा तो हम कुछ और चीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आइडियली कुरान से जुड़ के समझकर वहीं की टर्मिनोलॉजी यूज करें। तो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम के बजाय, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बजाय, तो वर्ड क्या होगा, नफ्स से रिलेटेड, कल्ब से रिलेटेड, इस तरह के टर्म आए, वो हम बेहतर ढंग में समझ सकते हैं। ये मेरा आर्ग्यूमेंट, और यू आर फ्री टू डिसएग्री, क्योंकि मैं मानता हूं जब इस्लामिक साइकोलॉजी पे काम करना है, रेपिटेटिव या उस तरह की जो मेडिवल थिंकर पे करना है, या वेस्टर्न साइकोलॉजी के जो हाइपोथेटिकल टर्म है, हाइपोथेटिकल का मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, उसके तहत हम कुरान को अगर देखेंगे तो हम अच्छी नॉलेज नहीं निकाल पाए। अच्छी कब निकाल पाएंगे, जब कुरान पे फोकस करेंगे या हदीस पे करेंगे, या कुछ चीज इसमें नहीं है। कुछ मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, चाहे वो मेडिवल थिंक कर रहे हो या मॉडर्न रहे हो, बहुत सारे मॉडर्न है, उनसे भी मैं इंप्रेस हुआ हूँ। अल्लामा इकबाल हैं, मरहूम डॉक्टर इसरार हैं पाकिस्तान के, अशरफ अली थानवी, उन्होंने भी कुछ लिखा, काफी लोगों ने मॉडर्न में भी लिखा, चाहे वो मेडिवल हो चाहे मॉडर्न हो, उनका भी इंटरप्रिटेशन में देखता हूँ। हाँ, कुरान की आयत ये थी, सोर्स होगा कुरान, कुरान की आयत ये थी, उसने उसको ऐसे समझा, उसने ऐसे ऐसे समझा। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, सॉरी उसके लिए अगर बहुत सारे लोग कुछ उस तरह का टर्म यूज करना चाह रहे हैं, मैं उसको फ्यूचर के लिए भी करना चाह रहा हूँ कि उसमें अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा पैराडाइम, अगर हम उनके नोशन के हिसाब से। और कैप्लिक और ने भी इसको डिस्करेज किया है, और इसको कंपैरिजन अप्रोच वर्ड यूज किया, उसको डिस्करेज किया। इससे पैराडाइम डेवलप नहीं हो सकता। Jazakumullah khairan. That was clear for me. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म
जो है जी या पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो साइकोलॉजी में है, तो वो कैसे कामयाब उसमें रहा? हालांकि मतलब फिजिकल साइंसेस में 2+2 4 ऐसा तो ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स होता है या साइकी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो कैसे कामयाब रहा साइकोलॉजी में फिजिकल साइंसेस का या लॉजिकल पॉजिटिविज्म लाना, वो अप्रोच लाना? उसके बजाय मैं उस क्वेश्चन को अभी डायरेक्ट नहीं ले रहा, मैं दूसरे ढंग में लेता हूँ। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे तरह के रिलीजियस बिलीफ के लोग मिलेंगे आप। एक वो मिलेंगे जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, एथीस्ट हैं। जो एग्नोस्टिक हैं वो भी मिलेंगे आपको। जो एक गॉड को मानते हैं वो भी मिलेंगे। जो मैनी गॉड को मानते हैं वो भी मिलेंगे। कुछ ऐसे मानते हैं कि हाँ गॉड नहीं है, जैसे इस तरह की लाइफ साइकिल में बना हुआ है, और सब अपने अपने एरिया में सेटिस्फाई। तो साइकोलॉजी में भी यही हुआ है। जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो पूरी तरह वो नहीं है, गलत नहीं है। कुछ चीजें हम उससे स्टडी कर सकते हैं और कुछ चीजें उससे हम स्टडी नहीं कर सकते। लॉजिकल पॉजिटिविज्म ये मानता है रियलिटी वही है जिसको हम देख रहे हैं, और जिसको नहीं देख रहे वो रियलिटी नहीं। काफी ऑथर ने लिखा है मॉडर्न टाइम में कि रियलिटी को जानने के लिए दो मेन अप्रोच होती है, एक सेंस ऑर्गन के थ्रू, एक इंट्यूटिव। तो इन्होंने जो साइंस लेकर चल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ जो सेंस ऑर्गन के थ्रू हम करते हैं लॉजिकल और उसको मैथमेटिकल वो कंप्यूटेशन देकर उसी अप्रोच को माना, उसको नहीं माना। क्या गॉड हो सकता, नहीं हो सकता, सोल हो सकती, नहीं हो सकती, जो इश्यूज हैं ये उन्होंने डिस्कस नहीं की है, तो इसलिए उनकी लिमिटेड नॉलेज है। जो उनका मेथड है ये मुस्लिम ने भी यूज किया था, एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड कुछ प्रॉब्लम को स्टडी कर सकता है, सबको नहीं, वो पूरी तरह गलत नहीं। कुछ चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें उसको बेसिस पर पूरा ह्यूमन बिहेवियर हमने समझ लिया, वहां उनकी प्रॉब्लम। हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर को बता रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर आप कैसे समझ सकते हैं बिना सोल के समझे हुए? नफ्स क्या है, रूह क्या है, उसके नेचर को समझे हुए, और हमारे अल्लाह से कनेक्शन क्या है उसको बिना समझे हुए हम कैसे समझ सकते हैं? वहां उनकी प्रॉब्लम। तो जो एम्पिरिकल मेथड से स्टडी हो सकती थी ऊपर की चीजें वो उन्होंने कर ली, लेकिन जो रूहानी वजूद है, अल्लाह से हमारा कनेक्शन क्या है, अल्लाह हमें कैसे गाइड करते हैं, कैसे सकीना देते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, उन विषयों को उन्होंने नजरअंदाज किया। एज ए रिजल्ट वेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ये ऐसे ही नहीं हुआ किसी भी ये एकेडमिक एंडेवर था, लोगों ने मान लिया कि गॉड और सोल नाम की कोई चीज ही नहीं। वेस्ट में ज्यादातर लोग एथीस्ट थे, यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है लोगों में। क्या कॉन्ट्रडिक्शन मैंने देखा? पर्सनल लाइफ में तो रिलीजियस है, पढ़ रहे हैं, फ्रॉइड भी वो नेगेटिव कह रहा है रिलीजन को, वो बताया जाता है रिलीजन नेगेटिव हो, तो वो ये मान लेते हैं चलो ये ऊपर ऊपर की बात है। जो कोई दोनों को लेकर चलना चाहता है कि दोनों सही, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। कि मैं अभी एक केस मुझे याद आया, 15 साल पहले मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया नेबरिंग कंट्री से, नेपाल से। उसका कहना ये था कि कुरान तो कहता है कि हमने बनाया, अल्लाह तो कहते हैं हमने बनाया दुनिया, डार्विन कहता अपने आप बन गई। उसने इतने डीप लेवल पे सोचा वो एबनॉर्मल हो गया। तो अगर दोनों को लेके चलना चाहेंगे वहां प्रॉब्लम होगी। जितनी भी ज्यादातर थियरी है ये एंटी इस्लामिक, अन इस्लामिक है। अगर हम डीपर लेवल पर देखेंगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारी चीजें सुपरफिशियल लेवल पर हमें सही लगती है, और जैसे डीपर लेवल पर हम देखेंगे तो हमें उसमें प्रॉब्लम नजर आनी पड़ती है। इस में आप देखेंगे जिन लोगों का नॉलेज लेवल कम होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट है साइकोलॉजी में, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। उसका मानना क्या है? less you know, more confident you are. More you know, less confident you become, or less certain you become. जितना आप ज्यादा जानते हैं उतना आप अनसर्टेन होते चले जाते हैं, जितना आप कम जानते हैं उतना बहुत कॉन्फिडेंट होते, लगता है बस यही सही है उसमें। डीपर लेवल पर जब आप देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है स्पिरिचुअलिज्म वाली, स्पिरिचुअलिटी वाली, तो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने बताया। सुपरफिशियल लेवल पर लग रहा है हाँ बहुत एप्लीकेबल है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है। फिर सेकुलर थेरेपी को रिलीजियस थेरेपी से कंपेयर किया गया। सेकुलर थेरेपी बैक, तो बैक के मुकाबले डिप्रेशन में रिलीजियस थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव है जो स्टडीज, वो भी यूजफुल है। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा जो थेरेपी में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है। टेक्निक से तो कम आता है चेंज, जो दूसरे फैक्टर होते हैं उससे ज्यादा होता है, ये अलग इश्यू में दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। तो मीनिंग ये है वो एक लेवल का होगा, उन्हें लग रहा कि सेटिस्फाई जो भी उन्होंने किया बहुत यूजफुल है, जबकि दूसरी अप्रोच उन्हें मालूम ही नहीं है जो उससे ज्यादा यूजफुल है। उसी ढंग में जैसे जो किसी गॉड को नहीं मानता वो भी खुश है, उसे लग रहा है मैं सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो एग्नोस्टिक है वो भी खुश है, जो बहुत सारों को मान रहा है वो भी खुश है, जो एक को मान रहा है वो भी खुश है। ये क्लियर हो गया? तो जिसका जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें वो लगता है, उसके बियॉन्ड नहीं देख पाता। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपका जो होराइजन है वो ब्रॉड हो। तो पॉजिटिविज्म का कुछ यूजफुलनेस है उसकी, कुछ हद तक वो यूजफुल है, उसके बियॉन्ड है। और जब हमने साइंस की बात की थी, साइंस में भी जो है वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है या ओल्ड साइंस कहलाती है और न्यू साइंस कहलाती है। अब ये मालूम चला है कि जो पुरानी साइंस का जो नोशन थे वो पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन किया, वो बताया था रेनेसा के बाद में पहले फिजिकल साइंसेस बने,
उसके बाद में सोशल साइंसेज बने। फिजिकल साइंस में साइंस की जो अप्रोच थी वही सोशल साइंसेज ने अडॉप्ट कर, और उसके बाद में दोनों में डिस्कनेक्शन होने वालों। इंटरेस्टिंगली उनकी जो कुछ एजम्पशन थी, न्यू साइंस ने उसको थोड़ा सा चैलेंज कर दिया। जैसे उनमें एक एजम्पशन थी, ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत फोकस करते थे वो। न्यू साइंस ये मानता है प्योर ऑब्जेक्टिविटी इज ए मिथ, प्योर पूरी तरह 100% ऑब्जेक्टिव आप हो ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट रहेगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि अब सब्जेक्टिव फैक्टर को कह दिया उस पर फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है ऑब्जेक्टिव रहने की। उसी ढंग में पुरानी साइंस में कोज इफेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, न्यू साइंस में अनसर्टेन हो गए थोड़ा सा। न्यू साइंस में आप देखेंगे हाइजेनबर्ग, नील बोहर, इनकी अप्रोच आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। Assalamu जी, alaikum जज़ाकल्लाह warahmatullahi। खैर सर। We have a question from brother Muhammad. मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। If we have to focus only बीच में on आपकी Islamic psychology. वॉइस ब्रेक हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया। जी, ब्रदर हाशिम का क्वेश्चन है, if we have to focus only on Islamic psychology approach, what would be the role of modern psychology theories? ये अगर आपने मेरे उसमें 4 उसको कंडीशन को देखा होगा, मैंने ये कहा था कि जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है वो भी बहुत यूजफुल है, उसकी नॉलेज हमारे लिए जरूरी है इस्लामिक साइकोलॉजी डेवलप करने में। साथ में मैंने ये कहा था कि वही नहीं, उसके अंदर कमी क्या है, और वेस्ट में वेस्टर्न साइकोलॉजी में कौन से ऑल्टरनेटिव व्यू आए हैं, और खासतौर से रिसर्च ट्रेडिशन, उसकी नॉलेज भी हमें बहुत जरूरी है। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी पूरी तरह से वो नहीं है। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने स्पिरिचुअल नेचर को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया था, उसकी वजह से उसमें काफी प्रॉब्लम आ गई। तो जहां जहां उनकी यूजफुल हो सकती है हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फोकस हमें होगा पुरानी टर्मिनोलॉजी पर, तो उस पर रखने के साथ। तो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी का तो एक तरह से हम एक ऑल्टरनेटिव पैदा कर रहे हैं ना यार। जब तक वो नहीं है ऑल्टरनेटिव, जब तक मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी चलेगी। जब ऑल्टरनेटिव डेवलप हो जाएगा, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी यूजफुल है ओनली एक लिमिट तक, उसके बियॉन्ड उसमें लिमिटेशन है, तो हम लिमिटेशन वाली चीज को क्यों फॉलो करें, जो ज्यादा बेहतर चीज है उसको फॉलो करें। तो आज की डेट में तो मेन स्ट्रीम करनी है। फ्यूचर में जब ये डेवलप हो जाए तब ज्यादा ऑटोमेटिकली लोग इसकी तरफ ज्यादा आ जाएंगे कि उसके मुकाबले ये वाली अप्रोच ज्यादा बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही है या ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर रही है। तो अभी तो वो चलेगा, और अभी मुझे नहीं लगता 30-40 साल वेस्टर्न मॉडर्न साइकोलॉजी को हिला सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज्यादा सपोर्ट और दूसरी चीजें होनी चाहिए। डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो मेन स्ट्रीम चलेगी, इसमें काम चलता रहेगा, और एक उस मौके पर आने में जब वो खड़ा हो जाए उसके खिलाफ बहुत टाइम लगेगा। वो जब भी आ सकता है जब उसके बेहतर ढंग में वो एक्सप्लेन करे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ब्रदर हमजा का क्वेश्चन है, why is there focus on studying psychology from Islamic perspective among Muslims, while we don't find a similar desire to study physics, biology or chemistry from an Islamic perspective? मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, उसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव कितना रेलिवेंट होगा वो लोग बता सकते हैं। अगर आपने शुरू से लेक्चर देखा होगा तो मैंने लिंक बनाया था मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी से, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा, हालांकि इनका क्वेश्चन रिलेटेड है कि हम वो भी क्यों नहीं करें। आप साइंस पढ़े तो उससे अप्रोच से देख लीजिए का रेलिवेंट। मैंने जो ये डिस्कस किया था उस नजरिए से, क्योंकि काफी लोग जिसमें मुस्लिम भी थे, जब 2016 में हमने ये बनाया था, फेसबुक पोस्ट पर वो अक्सर करते थे, जब भी कोई मीटिंग करते थे या हम कोई सेमिनार करते थे तो उस पर अच्छे खासे कमेंट आते थे शुरू, इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है, मेन स्ट्रीम नहीं है। और कई हमारे साथी थे जो रिटायर हो गए। मैंने क्या, अगर रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें नहीं मालूम कि इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है, इसका मतलब इन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लामिक साइकोलॉजी की क्या जरूरत है। अगर आपने मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ लिया, बहुत डेप्थ में पढ़ लिया, उसकी लिमिटेशन भी समझ लिया आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम चल जाएगा इस्लामिक साइकोलॉजी की जरूरत है। तो और इसी तरह का हो सकता है फिजिक्स में भी नजर आ जाए। अब मुझे नहीं मालूम फिजिक्स या दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन में क्या पोजीशन है, वो ये एप्लीकेबल है या नहीं, लेकिन जब जो मुझे लिमिटेड नॉलेज है कुरान से, कुरान ने उन चीज को भी डिस्कस किया है, यूनिवर्स कैसे बना था और कैसे एंड, तो हो सकता है वहां भी एप्लीकेबल है। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लिमिटेड, वो ये है फिजिक्स तो सिर्फ बिग बैंग से ही चलेगा। जब से वो बिग बैंग शुरू हुआ, बिग बैंग से पहले क्या था वो नहीं मालूम, तो कुरान ही बताएगा क्या है, साइंटिस्ट पहुंच ही नहीं सकते। एक और मैंने एक मिसकॉन्सेप्शन देखा है आम आदमियों,
इंक्लूडिंग एजुकेटेड वन जो नॉन साइंटिस्ट है, उन्हें लगता है रिलीजन और साइंस, रिलीजियस व्यू एक हो गया जो सुपरस्टिशन है, जो अपने बिलीफ के ऊपर है, ये साइंस है जो ऑब्जेक्टिव है, फुल प्रूफ है, पूरी तरह से सही है। आपको ताज्जुब होगा साइंस क्या है, साइंस कैसे प्रोग्रेस करती है, उसी पे कॉन्सेंसस नहीं। आप देखेंगे कुहन का अलग व्यू है, लकाटोस का अलग व्यू है, पोपर का अलग व्यू है, फायरा ब्रांड का अलग व्यू। एक और बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने वो किया है, उसकी और आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, ज्यादातर लोग आइंस्टीन और न्यूटन जानते हैं। आइंस्टीन और हाइजेनबर्ग की एक डिबेट हुई थी जिसमें उसने कहा था, आइंस्टीन ने, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, क्योंकि वो मानता था आइंस्टीन उस टाइम, इफ आई नॉट मिस्टेकन, कि ऊपर वाले ने यूनिवर्स बनाया है जिसके फिक्स्ड लॉ है, जबकि हाइजेनबर्ग मानता था कि नहीं, कुछ जगह अनसर्टेनिटी आ जाती। तो उसने एक मशहूर वो था उसका फ्रेज, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, डाइस जैसे लूडो खेलते हैं वो दाने आ जाते हैं, कौन से आ जाएंगे, वो तो मानता था फिक्स्ड है। फिर फाइनली वो कन्विंस हुआ वो कि वो सही था। हाइजेनबर्ग का कहना है, आम आदमी तो ये मानते साइंस हमें फुल प्रूफ बताएंगे, हाइजेनबर्ग जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उसका कहना है साइंस कैन नेवर प्रोवाइड अस ट्रू रियलिटी, एट द मोस्ट इट इज अप्रोक्सीमेशन। आम आदमी समझ रहा है कि पूरी रियलिटी बता रहे, वो कह रहा है सिर्फ अप्रोक्सीमेशन बताए। और जो मेरी बहुत ही कम नॉलेज है ये तो वहीं से बताएगी बिग बैंग से क्या हुआ, बिग बैंग से पहले क्या था उसे मालूम ही नहीं। कुरान पढ़ने में मेरा नजरिया पिछले कुछ सालों से बदला है। पहले मैं दुनिया की ये साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से कुरान को देखता था कि सही है या नहीं, अब कुरान के हिसाब से देखता हूँ नॉलेज सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही, किसी भी डिसिप्लिन, साइकोलॉजी की भी हो सकती है, ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ, ये यूनिवर्स कैसे बना, हर जगह उसमें एक तरह से फुरकान है। मैंने वर्ड यूज किया था ना, कुरान का एक नाम फुरकान है, और फुरकान इंटरेस्टिंगली तोरा के लिए भी यूज हुआ। तो ये हर चीज में डिफरेंशिएट करा दे। फुरकान का मतलब है एक कसौटी जो सही को गलत से अलग कर सके। तो हर उसमें अप्रोच में ये यूजफुल होती है, और साइकोलॉजी में भी मैंने इसको बहुत यूजफुल पाया। एक मैंने पेपर लिखा था ह्यूमन नेचर इस्लामिक पर्सपेक्टिव, उसमें भी बहुत यूजफुल पाया। ड्रीम इंटरप्रिटेशन फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, वहां से भी। और मेरी एक आदत है जब भी मैं शुरू करता हूँ मेन स्ट्रीम से शुरू करता हूँ कि हाँ मेन स्ट्रीम ने यहाँ तक बताया, ये बहुत यूजफुल है, यहाँ इसकी कमी थी और इस्लाम से इसको हम ओवरकम कर सकते। ह्यूमन नेचर में भी मैंने ये डिस्कस किया था, और ड्रीम्स में भी मैंने इसे किया। ये नहीं कि वो मेन स्ट्रीम है वो बिल्कुल गलत है, इतने साल से काम कर रहे हैं, वो बहुत यूजफुल है काफी हद तक, काफी एरिया में उसकी एप्लीकेशन भी, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन भी है जब हम गहराई से देखते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने खुद पता लगाया है, और इसलिए वहां बहुत सारी ऑल्टरनेटिव है। इसलिए मैंने लिंक बनाया था कि रूहानी वजूद को उन्होंने वो इग्नोर किया, इसलिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आंसर दे दिया उस क्वेश्चन का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम आदिल नज़ीर है। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर योर presentation. My question is regarding I think I actually came late in your session. I don't think you have touched the how fuqaha have termed how fuqaha have used these terminologies when we talk about the abnormal psychology. Like we have DSM. My question is, like we have DSM, DSM-5, and we have certain categories of diagnosing a particular psychological disorder. How fuqaha, different schools of thought, like Imam Shafi and other schools, they have used these terminologies. Probably you have joined late, because personally I am not in favor of that approach, which is finding exact equivalent of Western concept in Islamic sources, because I have already shown my disagreement with that approach. As far as I understand from Quran, not a single person except Nabi can understand all the aspects of Quran equally. So there may be some people who understand it some aspect better than other scholars. With due respect, I don't think some fuqaha might have focused it from that perspective. There must be very few. Because sometimes what happens, there is one expression and different people having different orientation, they find different meaning from it. So it's quite possible that it remains untouched. But practically, let me acknowledge, I have not read all the fuqaha. So instead of reading first about the fuqaha, first I will try to read
from the Quran and Hadith, then in part I can use writing of different people who have focused on that particular part, whether it is fuqaha, some modern thinker, Islamic scholar, or some medieval Islamic scholar. So I hope it is clear. So personally, I am not in favor Thank you. of Yes, finding thank you. exact equivalent. Because in DSM, there is a lot of problem. There is a political and cultural issues in classification. It is not perfectly scientific endeavor. I don't know how many of you are aware of that. Classification thank होते हैं and DSM-5 has become more controversial. उसमें बहुत limitation है. Therefore, you will find in DSM-1, which was published in 1952, they had identified 128 illnesses, different diagnoses. Yeah, And exactly. DSM-5, which was published in 2013, they have identified 541 different illnesses. So whether number of illnesses have gone up so much. So again, there are so many issues, so many criticism of DSM also, which I don't want to discuss here because it will distract me from the problem. Point is, it is not perfectly foolproof. It is not perfectly objective or scientific. Cultural and social factors and subjective factors plays an important role in classification. I hope I have answered that question. Yeah. Thank you, dear professor. I actually have a theme regarding abnormal behavior and how to change these behaviors within Good. within perspectives of Islamic psychology. Okay, good. I know some. The same question I asked to Dr. Homan from the last session, but unfortunately, due to the lack of timing issue, and he could not elaborate the concept very well. And there is we need to go deep into these issues that while comparison between these two issues. Thank you, dear professor. I hope inshallah I'll come to you, inshallah. Okay, most welcome. Let me share one more thing. Some Muslim psychotherapists are using psychotherapy. Some are using psychotherapy based on Al-Ghazali view. Others are using on some other views. And they are sharing with me, they are finding better results. But from more critical viewpoint, if you see how does change take place in therapy, so we need to be aware of that. कभी-कभी क्या होता है? Suppose we are applying some technique. We assume that all the change is coming because of the application of that technique. That is not true. It is only one view. It is known as evidence-based approach. Second approach is known as common factor approach, because when therapist and client meet, a number of other factors also plays an important role. So those who are interested in reading that, there is a book written by Comer, Abnormal Psychology, you will find. Or जो technique factor है, it is playing role only 15% of the time, 1/5, taken together all the therapeutic outcome. So what I'm trying to convey, different therapies are effective in bringing change in client, including some Muslim therapists who claim that they are using Islamic psychotherapy. और अपना सबका अपना अलग-अलग है. But we need to be clear how change is occurring. So if you want to read about that, you can find in some book, including the book of Abnormal Psychology written by Comer, because we need to understand critically. Otherwise, we will have mistaken belief. Just thank you. Just dear professor, please share your email so that I can reach you. I will share it with you. Otherwise, my name is Naved Iqbal, NAVED. Google हर चीज का मर्ज है आज की डेट में कहा जाता है. You will find everything. Simply type my name, Naved Iqbal. Thank you very much. My email ID and other things. जज़ाकल्लाह खैर. और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं. जी मुझे एक क्वेश्चन करना था. अभी मुझे पता है टाइम बहुत हो गया, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो उस्ताद आपने जो पॉइंट एक आपने छोड़ा जो रिसर्च के रिलेट था, वो एपिस्टेमोलॉजी एंड ओंटोलॉजी, वो प्लीज थोड़े से आप एक्सप्लेन करेंगे और हाउ दे फॉर्म पैराडाइम. देखिए, आपने देखा होगा साइकोलॉजी में बहुत फोकस होता है ऑब्जेक्टिविटी पर, तो उनकी एक ओंटोलॉजिकल असम्पशन है कि रियलिटी एक ही है. एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन होती है नोअर और नोन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या जो रियलिटी है वो हमारे एक्ट ऑफ परसीविंग में शामिल है या हमसे इंडिपेंडेंट. अगर हम ये कहेंगे कि हमारे बाहर है रियलिटी, तो फिर हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस रहेगा. अनबायस्ड वे में हम लेंगे तो हम ऑब्जेक्टिवली वो उस रियलिटी तक पहुंच सकते हैं.
तो जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है, साइंटिफिक साइकोलॉजी है, उसकी ओंटोलॉजी है, देयर इज अ सिंगल रियलिटी which is located outside of the person and if we perceive it in unbiased way तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, ओंटोलॉजी का मतलब है कि जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो एक है, एक से ज्यादा है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है जो नो और अननोन, उसके बीच में क्या रिलेशन है। जो सच्चाई है वो मेरे देखने में शामिल है या मुझसे अलग वो बाहर है। तो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी या साइंटिफिक साइकोलॉजी की एपिस्टेमोलॉजी ये है, जो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है, वो पर्सन के बाहर होती है। इसलिए उनका फोकस रहता है कि हमें अनबायस्ड वे में देखना है। ऑब्जेक्टिव वे में देखेंगे तो रियलिटी तक पहुंच जाएंगे। दूसरी जो बहुत सारी अप्रोचेज हैं साइकोलॉजी में, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट है, उनका कहता है कि जो सच्चाई होती है वो हमारे बियॉन्ड, हमसे बाहर नहीं होती, हमारे एक्ट जो होता है ऑब्जर्वेशन का, उसमें शामिल होती है। तो इस ढंग में बहुत सारे पैराडाइम के अलग अलग ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी होती है। और जिनकी डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजी होती है, वो साथ में ये भी मानते हैं कि रियलिटी सिंगल नहीं होती, उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। एक ढंग से हम नहीं समझते, उसके बहुत सारे होते हैं। एज ए रिजल्ट हमारी वापस से उसमें शामिल होगा। कोई भी एक टॉपिक ले लो, टॉपिक एक लेता है, इंडिया में कोई भी ले लीजिए, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप वाले उसको अलग ढंग से परसीव करते हैं। दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, इशू एक ही है, दोनों उसको अलग अलग ढंग से परसीव करते हैं। और कभी कभी सरप्राइजिंगली एक्ट एक ही होता है पर्सन का। एक ग्रुप डिपेंडिंग ऑन हिज इंटरेस्ट उसके लिए हीरो होता है और दूसरे ग्रुप के लिए विलेन होता है। जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो यहाँ पे जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, अंग्रेज उसको आतंकवादी कहते थे। इसी ढंग में नेल्सन मंडेला, उसको आतंकवादी कहते थे, गोरे जो होते। काम एक ही होता है। एक तो ये हो गया कि रियलिटी सिंगल नहीं होती, उसमें जो परसेप्शन होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है या पर्सपेक्टिव होता है ऑब्जर्वर का, वो बहुत शामिल होता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव है तो सब एक ढंग में परसीव करेंगे। एक होती क्रिटिकल रियलिज्म, ये पॉजिटिविज्म अप्रोच थी। क्रिटिकल रियलिज्म में ये मानता है कि हाँ रियलिटी सिंगल है, लेकिन हम लैंग्वेज के थ्रू रियलिटी तक पहुंचते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो कुरान की है वो क्रिटिकल रियलिज्म के क्लोज है, जो उसकी वो है आप ओंटोलॉजी और ये एपिस्टेमोलॉजी उसको कहते हैं कि वो बहुत क्लोज है। अकेली पॉजिटिविज्म में नहीं, क्योंकि पॉजिटिविज्म तो गॉड को उसको मानते भी नहीं, या उसको मानते हैं कि रियलिटी जो होती बाहर है उसके। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ओंटोलॉजी का मतलब है कि नेचर ऑफ रियलिटी, सच्चाई क्या है, एक है या एक से ज्यादा है। एपिस्टेमोलॉजी कि जो सच्चाई है वो पर्सन के अंदर है या पर्सन के बाहर है। तो अगर हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम एज्यूम करते हैं कि पर्सन के बाहर लोकेटेड है, तो वो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन होगी। नॉलेज, हम नॉलेज कैसे हासिल करते हैं, तो रियलिटी से रिलेटेड हो गया ओंटोलॉजी, नॉलेज से रिलेटेड हो गया एपिस्टेमोलॉजी। Thank you, sir. I hope it is clear. Yes. Professor, I have a question. Hello. Yes. Yes. Yeah, I have a question. I know I'm not sure whether this is related to this session or not, but it's something personal to my kids. So just thought in case if you can help. Professor, my kid is having some autism issues, like, eye contact issues or like socializing issues. So is there any way, any approach in Islamic psychology we can adapt and, which can benefit him, inshallah? I mean, you just want to know your views, or we can approach someone from Islamic psychology perspective. Unfortunately, I don't know anyone who is dealing with autism and who is also working from Islamic perspective. I don't know anyone. Although I know some psychotherapists, some psychiatrists also, who are working in that area, but not specifically to autism. I have to find out. If I come to know, I'll let you know. Okay, thank you. थैंक यू सर। सिस्टर फहमीदा का सवाल है, कुरान मजीद से साइकोलॉजी सब्जेक्ट पर फोकस करके स्टडी करना हो तो हम क्या करें, कैसे स्टडी करें, किस सूरह पर ज्यादा फोकस करें? तो बेटा मैंने ये बताया था, जो 4 कंडीशन बताई थी, उन लोगों के लिए जो लीडर बनेंगे इस एरिया में, रिकॉग्नाइज ऑथोरिटी बन जाएंगे, या जिसके काम एक क्लासिक बन जाएगा, उसके ऊपर लोग बेस करेंगे। अभी क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी के साथ लगकर, कोई आपके टीचर हो, कोई आपके सीनियर हो, किसी से जोड़कर अभी आप कीजिए। अभी आपका जैसे होता है ना, एक लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग, हम क्या चीज उससे निकाल सकते हैं। मुझे लगता है अभी आप वो नहीं निकाल सकते, किसी के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। अभी तो पढ़िए और जो चीज आपको समझ में आ रही है नोट डाउन कीजिए। जब मैं पहले पढ़ता था, कोई चीज मुझे लगता था इससे आयत से ये मीनिंग निकल सकती है, तो मैं नोट डाउन कर लेता था और लिख लेता था उसके नंबर। अभी तो आप वो अप्रोच कीजिए, फिर किसी से डिस्कस करके आप डेवलप कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज मैंने बताऊं, 4 कंडीशन मैंने बताई थी, ये आइडियल 1% में कंडीशन नहीं मिलेगी, बहुत ही कम लोग होंगे।
तो जिनमें ये कंडीशन नहीं तो वो कोलोबरेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को इस्लाम की नॉलेज है, किसी को साइकोलॉजी की, तो वो मिलकर कर सकते हैं। आइडियली एक ही पर्सन में हो तो वो ज्यादा मीनिंग निकाल सकता है। मान लीजिए कुरान की कोई आयत है, अब वो साइकोलॉजी का देखेगा तो वो कोई और मीनिंग निकालेगा, नॉन साइकोलॉजी का, जरूरी नहीं उसको साइकोलॉजिकल पहलू उसमें नजर आए। आइडियली एक पर्सन में होना चाहिए। एक पर्सन नहीं तो अगर साइकोलॉजी की आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो इस्लामिक स्टडी, जिसको इस्लाम की नॉलेज है उससे जुड़ जाइए, या जो इस्लाम की नॉलेज है उसको साइकोलॉजी की नहीं तो साइकोलॉजी वाले से जुड़ जाइए, या जो भी उनके अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ करे। तो 4 कंडीशन उनके लिए जो मेरे हिसाब से एक लीडर बनेंगे इस एरिया के, जिसमें ये कंडीशन होंगी, और जो फोकस करेगा वो इस एरिया का रिकॉग्नाइज लीडर बन जाएगा। नहीं तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन शुरू में किसी के साथ जोड़कर। जी सर, तो मेरा भी यही मानना है, इसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन था कि क्या हमें अपने बच्चों को उस तरह से मतलब स्टडी करवानी है कि आगे चल के वो इस फील्ड में लीडर बन सके, जैसे उन्हें इल्म भी होना चाहिए कुरान और हदीस का, वो आलिम भी हो, और मॉडर्न वैसे भी वो स्टडी करें। और इसके लिए आप क्या समझते हैं कि इंडिया में मैं इस वक्त अभी क्या नीड है? सबकी देखिए लाइफ में प्रायोरिटी अलग होती है। आइडियली ये हो जाए तो बहुत अच्छी चीज होगी। अगर कुरान की नॉलेज हमारे बच्चों को होगी और उसका टेम्परामेंट किसी भी सब्जेक्ट में होगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और नहीं तो एक अच्छा इंसान तो बनेगा ही। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, इब्ने खल्दून जो मुस्लिम मेडिवल थिंकर थे, उस टाइम पता नहीं कितने 100 से ज्यादा उन्होंने इल्म निकाले थे जो कुरान से निकलते हैं, और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा निकलेंगे। तो जब वो कुरान पढ़ेगा जिस एरिया में भी, तो वहां से वो अप्लाई कर लेगा। बैंकिंग में हो सकता है, सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, साइकोलॉजी में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हर जगह इसका एप्लीकेशन हो सकता है उस पर्सपेक्टिव से। तो कुरान पे फोकस करेंगे, अच्छे इंसान भी बनेंगे, आखिरत भी बनेगी इंशाल्लाह, और अच्छा दुनिया में भी अच्छा करेंगे, मुझे ये मानना ये। लेकिन अगर सही स्पिरिट में हो जाएगा, और जी बाद में फिर ये है कि अल्लाह जिसे दे दे हिदायत, कुछ नहीं मालूम किसके जरिए अल्लाह काम ले ले। लेकिन ये जी टाइम लगेगा इसमें। और मेरा पर्सनली मानना, जिसमें 4 कंडीशन होगी, जिसने डिवोट किया अपने आप को, वही अच्छा लिख सकता है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ। तो एक और चीज है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं वो अलग अलग डिसिप्लिन में पढ़े हैं। किसी ने साइकोलॉजी पढ़ा है, किसी ने तिब पढ़ा है, किसी ने कुछ और पढ़ा है। और इस तरह का काम करने के लिए हमें उन बाउंड्रीज से निकलना होगा। और मेरा ये भी अंदाज है आने वाले टाइम में ये मल्टी डिसिप्लिनरी काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इस एरिया में काम कर रहे हैं, जो साइंस की बैकग्राउंड है वो भी, जो तिब की बैकग्राउंड है वो भी, या जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी, वो इस एरिया में काम कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट टेम्परामेंट के लोग आ जाएंगे, डिफरेंट डिसिप्लिन आ जाएंगे। तो मेरा अंदाजा ये है इंशाल्लाह ग्रेजुअली ये मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएगा। क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएगा? क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज की रिक्वायरमेंट, और जिस ढंग में हमें ट्रेंड हुए ना ये साइकोलॉजी, ये उस बाउंड्रीज से मैं बाहर निकल के काम करना। एक और डिफरेंट कंटेक्स्ट में मैं लोगों से क्वेश्चन करता था काफी दिनों से, मैं कि ये बताओ, अगर हम एंशियंट ग्रीक फिलोसफर की बात करते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मुस्लिम मेडिवल थिंकर तो लोग कम जानते हैं, ये मुस्लिम मेडिवल थिंकर की हम बात करते हैं, तो आप देखोगे कि उनकी जो राइटिंग है बहुत सारे डिसिप्लिन में एप्लीकेबल है। मेडिसिन में भी होती थी, सोशियोलॉजी में भी होती थी, साइकोलॉजी में भी होती थी, पॉलिटिकल साइंस में भी होती थी, और लिटरेचर बहुत सारे में अलग अलग होती थी। क्यों होती थी? मॉडर्न इसकी जो पढ़ाई सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसकी एक लिमिटेशन ये बताते हैं कि एक टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज बना दी है। ये साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, लगता है कि ये आपस में अनरिलेटेड। पहले जो लोग हैं वो रियलिटी को एज इट इज डिस्कस करते थे। जब हम सच्चाई को एज इट इज डिस्कस करेंगे तो हर एरिया में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो रियलिटी वो थिंक करते, रियलिटी को डिस्कस करते थे, तो हर जगह एप्लीकेबल होगा। हमने उसे फ्रेगमेंटेड कर लिया, अलग अलग कंपार्टमेंट। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 90s के आसपास कंसर्न शो किया था, जो सो कॉल्ड नॉलेज डिफरेंट डिसिप्लिन में आ रही है, सोशल साइंस वगैरह में, इट इज एमलेस, डायरेक्शनलेस एंड मीनिंगलेस नॉलेज, फ्रेगमेंटेड, उसका कोई मीनिंग ही नहीं लग रहा है उस। तो मुझे उम्मीद है मैंने आंसर दे दिया उस क्वेश्चन का। ठीक है, जी इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लाए जो आगे चल के रेवोल्यूशनाइज कर सके इस चीज को। चलिए अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है, मुझे पर्सनली लगता है स्कोप बहुत है इसमें, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ब्रदर मोहम्मद हमजा का एक और क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट वुड बी द एथिक्स ऑफ साइकोथेरेपी फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव? क्या रिपीट करेंगे क्या? How different would be the ethics of psychotherapy from an Islamic perspective?
एथिक्स किस कंटेक्स्ट में वो यूज कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप देखेंगे जो कॉमन वो एथिकल इश्यूज हैं वो तो कॉमन ही रहेंगे। पर्सनली एक चीज मैं महसूस करता हूँ जो वेस्टर्न साइकोलॉजी ने अभी तक डिस्कस नहीं की है, जो पर्सन का कैरेक्टर होता है। पहली चीज मैं बताता हूँ, जो एथिकल इश्यूज होंगे वो कॉमन रहेंगे कि माल प्रैक्टिस नहीं करनी, एक्सप्लॉइट नहीं करना, ये नहीं करना, एथिक बहुत ब्रॉड हो जाएगा। जो एडिशनल चीज है जो पूरी तरह एथिक्स में आएगी नहीं आएगी आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक चीज को उन्होंने मिस किया हुआ है कि जो पर्सन का कैरेक्टर है, पर्सन कितना न्यायिक है, पायस है या नहीं है, उसका उसके ऊपर असर पड़ता है, थेरेप्यूटिक आउटकम में असर पड़ता है। तो शायद वो चीज एडिशनल लागू हो जाए। तो मैं रिपीट कर देता हूँ उससे, एथिक्स जो बात की है, एथिक्स की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है। एक होता है एथिकल इश्यू, जब हम थेरेपी करते हैं, आपको ये करना, क्लाइंट के साथ ये नहीं करना, उसको माल प्रैक्टिस नहीं करनी, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो कॉमन रहेगा। उसके अलावा जो एक और चीज है जो स्लाइटली उससे रिलेटेड है, थेरेप्यूटिक आउटकम में पर्सन का जो कैरेक्टर है, पर्सन कितना नेक है, कितना वो परहेजगार है, उसका एक असर पड़ता है थेरेप्यूटिक आउटकम। आप कुछ पुराने लोगों के एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ लोग अगर सिर पे भी हाथ रख देते थे तो लगता था चेंज आ गया। हालांकि कुछ लोग उसको प्लेसिबो दूसरे फैक्टर से भी करेंगे, लेकिन पर्सनली मैं मानता हूँ कैरेक्टर का, जो पर्सन परहेजगार होता है उसका एक असर पड़ता है। अगर वो थेरेपी प्रोवाइड करता है तो उसका असर पड़ेगा, इस तरह के नए इश्यूज सामने आएंगे या नई चीजें, नए या नए पहलू सामने आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है। कोई और क्वेश्चन या फिर? जी जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, क्या हम और क्वेश्चंस ले सकते हैं? अभी क्योंकि 9 पर मैंने किसी और को टाइम दिया था, एक क्वेश्चन है तो वो फ्री फास्ट ले लीजिए, नहीं तो बाद में कभी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1-1.5 घंटा चलेगा, तो मेरे अंदाज से ज्यादा चला है। जी जी, लास्ट क्वेश्चन कोई और पूछना चाहते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है, क्या हमें इस्लामिक साइकोलॉजी पढ़ने के लिए वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ना मस्ट है? जरूरी नहीं है, लेकिन हेल्पफुल जरूर रहेगा। इसमें करने के लिए थ्योरी कैसे डेवलप होती, क्या है, उन्होंने क्या किया, एक हेल्प मिल जाएगी। और क्योंकि मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि इस्लामिक साइकोलॉजी में ज्यादातर लोग वही हैं जो साइकोलॉजी के पढ़े, बिना उसके भी हो सकता है। पढ़ लेंगे, ये चारों कंडीशन होंगी तो एक हेल्प करेगा उसको। जी नहीं तो अगर आपको इस्लाम की नॉलेज है तो जिनको साइकोलॉजी की उनसे थोड़ा डिस्कस करके, एक होता है ना कैसे डेवलप किया हुआ है, और मेडिवल मुस्लिम थिंकर की भी वो हेल्प करेगा। या जो मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर ने कुछ लिखा है, अल्लामा इकबाल ने या दूसरे लोगों ने किया है, मरहूम डॉक्टर इसरार ने भी कुछ किया है, या अशरफ अली थानवी साहब का भी है, कई लोगों का मैंने देखा है, जिसका भी मिल जाए वो हेल्प करेगा उसको कहीं ना कहीं। जी, सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, आपने बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया, और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन है। चलिए, थैंक यू। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं और आपसे भी दुआओं की दरखास्त है। सिस्टर ईमान, आप दुआ कर देंगी? जी, हमने फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर किया है। आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि उसे फिल कीजिए, और अगर आपको कोई क्वायरीज हो या कुछ पूछना हो तो आप जो दिया गया हुआ ईमेल है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं शुक्र अदा करती हूँ डॉक्टर नवीद इकबाल का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें दिया, और डॉक्टर नूरीन सबा का, और तमाम ऑडियंस का, और तमाम लोग जो इस प्रोग्राम के इंतज़ामात में लगे हुए थे, बहन वफ़ा, बहन इस्मत, बहन फातिमा, और भाई अरशद, अकील और लुबैब, जिनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, सजदे ज़मीन पे करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लाल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد या अल्लाह या रहीम या रहमान या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाइए हमें हिदायत दे कि हम फ़ायदेमंद इल्म सीख ले या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक या अल्लाह हम पर रहम करिए जो बीमार हैं उनको शिफा अता करिए जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कीजिए या अल्लाह हमें एहसासात को समझने वाला बनाइए या अल्लाह दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाइए या अल्लाह दोज़ख की आग से बचाइए अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल जन्नह या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाइए सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाहु खैरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अल्लाह हाफिज।